ये कहानी है एक अजीब लड़के की जिसके पास है एक अजीब खूबी और वो एक खजाने जिसका नाम वन पीस है उसे ढूंढकर वो बनना चाहता है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। पर क्या उसका सपना पूरा हो पाएगा और क्या वो खजाना जिसका नाम वन पीस है वो असली में है भी? आइए जानते हैं इस कहानी में। तो एपिसोड 1 कहानी की शुरुआत में हम लुटेरों की दुनिया के बारे में हमें बताया जाता है, यानी कि पायरेट्स के बारे में, जिन्हें समुद्री लुटेरे भी कहते हैं। कहानी जाती है 22 साल पहले लोक टाउन में। मरीन सरकार की तरफ से आम लोगों को ऐसे समुद्री डाकू से प्रोटेक्ट करने का वो काम करते हैं। अब उनके हाथों में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा गोल्ड रॉजर पकड़ा गया है और उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत भी किया है। इस वजह से उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है और वाइस एडमिरल गार्प गोल्ड रॉजर से कहते हैं कि तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। गोल्ड रॉजर कहता है कि अब मेरी राह पर कई लोग चलेंगे, लेकिन जैसे ही वो उसे मार डालने वाले थे, आम लोग पूछने लगते हैं कि आपका खजाना कहाँ है, जिस पर वो लोगों को चुनौती देता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो समुद्र के रास्ते पर जाओ और मेरा खजाना ढूंढ के दिखाओ। और सजा के मुताबिक उसे मार दिया जाता है और सभी लोग उस खजाने को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और इसी समय से लुटेरों के युग की शुरुआत हुई और उस खजाने को ढूंढने की दौर भी शुरू हो गई, जिस खजाने का नाम है वन पीस। इसके बाद हम एक नौजवान लड़के से मिलते हैं जिसका नाम है मंकी डी लूफी, और वो भी उन्हीं लुटेरों में से एक है जो वन पीस की तलाश में निकला है और वो लुटेरों का बादशाह बनना चाहता है। पर फिलहाल वो अकेला है और उसके पास कोई बड़ा नाव भी नहीं है। अगर उसे खजाना ढूंढना है तो उसके लिए उसे एक टीम की जरूरत होगी। वो अपने नाव पर ही होता है, बिल्कुल अकेला, पर एकदम अकेला नहीं, उसके पास एक पार्टनर भी है, एक बर्ड। उसका नाव डूब रहा होता है, तभी वहाँ एक बैरल उसे मिलता है और सामने दो जहाजों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। एक जहाज की कप्तान है लेडी अलविदा और वो और उसके क्रू मिलकर दूसरे जहाज पर हमला करते हैं और उन सभी को मार डालते हैं। वो दूसरे जहाज से कुछ लोगों को पकड़कर अपनी जहाज पर ले आती है और उनसे रोरोनोआ जोरो के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, वो मुझे मारना चाहता है। जिस पर दूसरे जहाज के लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उस आदमी के पास एक लिस्ट थी, उसमें सारे लुटेरों का नाम था। लेडी अलविदा सोचती है कि उस लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम होगा क्योंकि वो सबसे खतरनाक पायरेट है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि आपका नाम तो उसमें था ही नहीं। ये सुनकर लेडी अलविदा उसे मार डालती है। लेडी अलविदा का खास कोबी, वो उसे कहती है खून साफ करने के लिए। अब रात हो जाती है, उस जहाज में कोबी को लूफे मिलता है और कोबी डर जाता है और कहता है मुझे मारना मत, लेकिन लूफी कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तो यहाँ खाना ढूंढ रहा हूँ, और कहता है कि मैं भी एक लुटेरा हूँ। कोबी कहता है कि लुटेरे तुम्हारी तरह नहीं दिखते हैं, वो तो बहुत बुरे होते हैं, लोगों को मारते हैं। अब कहानी जाती है 10 साल पहले और हम छोटे मंकी लूफी को देखते हैं। वो अनाथ है और वो एक जहाज पर कुछ लुटेरों के साथ काम कर रहा था। उसके अंदर हिम्मत है और कहता है कि मुझे भी लुटेरा बनना है। जिस पर पायरेट्स का लीडर शैंक्स लूफी से कहता है कि पायरेट्स बनना इतना आसान नहीं होता, मेरे चेहरे पर देखो कितने निशान हैं, ये उसका सबूत है। इसके बाद लूफी खुद को प्रूव करने के लिए अपने चेहरे को काट लेता है। इससे पता चलता है कि लूफी को हमेशा से ही लुटेरा बनना था। लूफी कोबी से कहता है कि तुम लेडी अलविदा को छोड़ क्यों नहीं देते। कोबी कहता है कि ये करना इतना आसान नहीं है। लूफी अपना प्लान बताता है कि वो वन पीस को ढूंढ रहा है और उसे ढूंढने के लिए वो ग्रैंड लाइन जाएगा, जो लुटेरों का कब्रिस्तान है। वो जहाज से उतरने वाला था, लेकिन उसे गलती से एक घंटा बज जाता है, जिससे सारे लुटेरे और लेडी अलविदा जाग जाती हैं और सोचती है कि कोबी उसे धोखा दे रहा है। लूफी कहता है कि मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा, मेरा नाम याद रखना। लेकिन अलविदा तो बस यही सोचती है कि वो सबसे बड़ी लुटेरी है और लूफी उसे बता देता है कि कोबी लेडी अलविदा के बारे में क्या क्या कहता है, कि वो एक नंबर की गधी है। ये सब कुछ सुनकर लेडी अलविदा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कोबी को मारने वाली थी, लेकिन लूफी उसे बचा लेता है। और हम देखते हैं कि लूफी के पास एक खूबी है, वो खुद के शरीर को रबर की तरह स्ट्रेच कर सकता है, जो कि काफी अजीब है, जिससे सभी चौंक जाते हैं कि आखिर ये लड़का है क्या। ये लड़का तो अपने आप में एक वन पीस है। फिर लूफी अपने एक मुक्के से लेडी अलविदा का काम तमाम कर देता है, जिस मूव को वो नाम देता है गम गम पिस्टल। ये देखकर सारे पायरेट्स लूफी से डरने लगते हैं और लूफी के वजह से कोबी भी आजाद हो जाता है और वो कोबी को अपने टीम में शामिल कर लेता है। उसके बाद हम एक दूसरे जगह सिक्सिस आइलैंड को देखते हैं। वहाँ हम मिस्टर 7 से मिलते हैं, जो बारको वर्क्स नाम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जोरो को शामिल करना चाहता है, जो एक पायरेट हंटर है। जोरो उसका ऑफर मना कर देता है
और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है और जोरो अपने जबरदस्त फाइटिंग स्किल से मिस्टर 7 को काट कर मार डालता है। इसके बाद हम लूफी और कोबी को देखते हैं जो एक साथ होते हैं और कोबी उसे पूछता है कि आखिर तुम इतने लचीले कैसे हो। फिर हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जब शैंक्स लूफी के घाव पर टांके लगा रहा था। लूफी ये सोच चुका है कि वो बहुत बड़ा लुटेरा बनना चाहता है, लेकिन शैंक्स उसे कहता है कि तुम अभी भी बच्चे हो। वो एक कमरे में जाता है जहां उसे एक बॉक्स मिलता है और उसमें एक अजीब सा दिखने वाला फल मिलता है और लूफी उस फल को खा लेता है। शैंक्स जिस बार में बैठकर पी रहा था वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और ड्रिंक ना होने के वजह से वो बोतल तोड़ देते हैं, लेकिन शैंक्स उनसे लड़ता नहीं, बस गिरे हुए टुकड़े को साफ करने लगता है। ये देखकर लूफी वहां आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आपको उनसे लड़ना चाहिए था। शैंक्स कहता है कि लड़ाई झगड़ा हर चीज का हल नहीं होता और शैंक्स उसे बात करने के लिए लूफी को रोकता है, लेकिन लूफी का हाथ स्ट्रेच हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लूफी ने डेविल फ्रूट खाया है, जिस वजह से उसे ये खूबी मिली है। कोबी यहाँ बताता है कि उसे बचपन से एक मरीन बनना था और जो कमजोर होते हैं उसे उनकी हिफाजत करना था। लूफी कहता है कि अगर तेरा यही सपना है तो मैं तुझे तेरा सपना पूरा करने में तेरी मदद करूंगा। इसके बाद हम एक लाल बालों वाली लड़की जिसका नाम नामी है, वो एक पायरेट वाली जहाज के पास पहुंचती है मदद मांगने के लिए और वो उन लुटेरों से कहती है कि मैं किसी तरह अपनी जान बचा कर आई हूँ, लेकिन पता चला कि ये तो बस नामी का प्लान था और वो उन लुटेरों के जहाज को चुरा कर वहां से चली जाती है। लूफी और कोबी पहुंचते हैं शेल आइलैंड में। दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं और बेस के अंदर जाने का प्लान बना रहे थे। उस होटल में जोरो भी आता है ड्रिंक करने के लिए और वहाँ वो लाल बालों वाली लड़की भी आती है और उसके साथ एक लड़का फ्लर्ट करने लगता है। एक छोटी लड़की जोरो के लिए खाना बनाकर लाती है, लेकिन वो एक आदमी से टकरा जाती है जिससे उसका खाना गिर जाता है और वो आदमी बदतमीजी से उस छोटी लड़की से बात करता है। ये देखकर जोरो काफी गुस्सा होता है और वो उस आदमी जिसका नाम हेलमेपो है उससे उसकी लड़ाई हो जाती है और वो आदमी कहता है कि मुझे मत मारना, जो तुम्हें चाहिए मेरे पापा तुम्हें दे देंगे। मेरे पापा कैप्टन मॉर्गन हैं, वो मरीन बेस के इंचार्ज हैं। और जोरो के फाइटिंग स्किल को देखकर लूफी काफी इंप्रेस होता है। जोरो जाता है मॉर्गन के पास पैसे मांगने के लिए क्योंकि उसने मिस्टर 7 को मारा, लेकिन उसके बेटे पर हाथ उठाने के लिए जोरो को 7 दिन के लिए जेल में रहना होगा, लेकिन उसे कैद में रखना इतना आसान नहीं है। लेकिन जोरो को मॉर्गन धमकी देता है कि अगर वो उसका साथ नहीं देता तो वो उसके ऊपर बाउंटी लगा देगा, इसीलिए जोरो मान जाता है और कहता है कि 7 दिन में यहाँ रहकर अपना नींद पूरा कर लूंगा। लूफी फाइट के बारे में भूल नहीं पा रहा, लेकिन कोबी इस बारे में सोच रहा है कि आखिर मेरीन ने उस छोटी बच्ची को बचाया क्यों नहीं, उल्टा उससे बदतमीजी से बात की। मुझे लगता था कि सारे मरीन अच्छे होते हैं। जोरो अपना सजा काट रहा था, लेकिन वहाँ पर मॉर्गन का बेटा हेलमेपो आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। फिर वहाँ पर लूफी आता है और वो जोरो से बात करने लगता है कि आखिर उसने खुद को मॉर्गन के हवाले क्यों किया, इसका कोई खास मकसद होगा। तुमने उस छोटी बच्ची को बचाया उस जालिम मरीन से, तुम अच्छे आदमी लगते हो। जोरो कहता है कि मैं एक पायरेट हंटर हूँ। मंकी कहता है कि मैं लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ और लूफी चाहता है कि जोरो उसके साथ शामिल हो जाए वन पीस ढूंढने के लिए, लेकिन जोरो उसे याद दिलाता है कि मैं लुटेरों का शिकार करता हूँ, मैं तुम जैसों को मारता हूँ। लूफी उसे पूछता है क्या तुम सच में अपनी जिंदगी ऐसे जीना चाहते हो, क्या तुम खुश हो। जोरो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज बनना चाहता हूँ। फिर लूफी उसे आजाद कर देता है और वहां से चला जाता है। नामी मरीन का यूनिफॉर्म पहनकर ग्रैंड लाइन का मैप ढूंढ रही होती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है और एक आदमी उसे पहचान लेता है कि ये तो मरीन नहीं है, इसीलिए नामी को उसे लड़ना पड़ता है और उसे भी लूफी मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो भी ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढ रहा है। दोनों एक साथ निकलते हैं नक्शा ढूंढने के लिए और उन्हें मॉर्गन मिल जाता है, लेकिन नामी किसी तरह सिचुएशन को संभाल लेती है ये कहकर कि वो यहाँ काम करती है और वो इस लड़के को लेकर जेल जा रही है। मॉर्गन उन्हें जाने देता है, लेकिन चुपके से नामी मॉर्गन का चाबी चुरा लेती है। फिर दोनों मॉर्गन के ऑफिस में जाते हैं नक्शा ढूंढने के लिए। नामी लुटेरों से नफरत करती है और लूफी उसे पूछता है कि तुम चोर क्यों बनना चाहती थी। नामी कहती है मजबूरी थी, पेट पालना था। उन्हें टेबल के नीचे रखा एक खुफिया लॉकर मिलता है और मॉर्गन को पता चल जाता है कि लाल बालों वाली लड़की कोई मरीन नहीं है। ये जानकर मॉर्गन जल्दी अपने ऑफिस पहुंच जाता है और लूफी अपने ताकत का इस्तेमाल करके लॉकर को ही निकालकर वहां से दोनों भाग निकलते हैं, लेकिन वहां भी मरीन से उन्हें लड़ना पड़ता है और दोनों की मदद करने के लिए वहां जोरो आता है और उन तीनों से लड़ने के लिए वहां मॉर्गन आ जाता है और कहता है कि मेरे चंगुल से आज तक कोई बाहर नहीं निकल पाया। उन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और आखिर में तीनों मिलकर मॉर्गन को हरा देते हैं और उस तिजोरी को लेकर वहां से वो निकल जाते हैं, पर उस तिजोरी को उठाने के लिए जोरो ही काफी है। तीनों एक बोट तक आते हैं निकलने के लिए, लेकिन अभी भी जोरो और नामी इस बात से इनकार करते हैं कि वो तीनों एक टीम है। फिर तीनों को रोकने के लिए वहां मॉर्गन का बेटा हेलमेपो आता है, पर उसे एक मुक्का मारकर कोबी गिरा देता है। लूफी उसे कहता है चलने के लिए,
लेकिन कोबी कहता है कि वो नहीं जाने वाला क्योंकि उसे हमेशा से मरीन बनना था और वो कहता है शायद अगली मुलाकात में हम दुश्मन होंगे। लूफी कहता है फिलहाल तो हम दोस्त हैं। फिर लूफी, नामी और जोरो वहां से चले जाते हैं और शेल्स आइलैंड में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर वाइस एडमिरल गार्प को लग जाती है और ये भी पता चल जाता है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा भी उन लोगों ने चुरा लिया है और इस कारनामे की खबर क्लाउन पायरेट बगी को भी पता चल जाता है और वो भी ग्रैंड लाइन के नक्शे को वापस लेकर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे किसी को भी मारना पड़े। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम छोटे लूफी को देखते हैं। ये एक फ्लैशबैक सीन है जहां वो अपने पावर को प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहां मकीनो नाम की एक औरत आती है और वो लूफी को समझाती है ध्यान से प्रैक्टिस करो और उसे कहती है कि तुम्हें जिस फल से शक्ति मिली है उसे ऐसे ही डेविल फ्रूट नहीं कहा जाता। लूफी शैंक्स से कहता है कि आप प्लीज मुझे अपने ग्रुप में रख लीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगा और वो बाकी लोगों से उसे पता चलता है कि शैंक्स और उसकी टोली वन पीस ढूंढने के लिए जा रहे हैं और ये कोई ठीक नहीं है कि वो वापस आ जाएंगे। अब प्रेजेंट में बोट के ऊपर नामी उस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे लूफी डिस्टर्ब कर रहा था क्योंकि वो सच में एक मंकी है। वो हमेशा उछलते कूदते रहता है। वो उसे हटने के लिए कहती है जिस वजह से उसका टोपी पानी में गिर जाता है लेकिन समय रहते लूफी अपनी टोपी को पकड़ लेता है और कहता है कि ये टोपी उसके लिए बहुत ही स्पेशल है। जोरो उन दोनों से कहता है चुप रहने के लिए क्योंकि वो सोने की कोशिश कर रहा था। फिर आखिर में उन्हें नक्शा मिल जाता है तिजोरी के अंदर से और जोरो को लग रहा था कि तिजोरी के अंदर सोना चांदी भी होगा। फिर ग्रैंड लाइन के बारे में नामी उन दोनों को समझाने लगती है जिसे ढूंढने में बड़े बड़े शहर और खतरनाक लुटेरों को उन्हें पार करना होगा। फिर वो वन पीस के बारे में डिस्कस करते हैं और नामी को लगता है कि वन पीस एक अफवाह है क्योंकि 22 साल से लोग उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन किसी को वन पीस नहीं मिला। फिर मरीन उन तीनों को ढूंढ लेते हैं और एक गैस के वजह से वो तीनों बेहोश हो जाते हैं लेकिन लूफी बेहोश होने से पहले नक्शा अपने शरीर के अंदर घुसा लेता है जो काफी अजीब है और वो मरीन के जहाज को आते हुए देखता है। फिर उन तीनों को जहाज के अंदर होश आता है। नामी नक्शे को ढूंढती है और लूफी कहता है कि नक्शा मेरे पेट के अंदर सुरक्षित है और कहता है कि हमें मरीन ने नहीं बल्कि लुटेरों ने पकड़ा है और शैंक्स कहा करते थे कि लड़ाई से हमेशा हल नहीं निकलता, इसलिए मैं जाकर उनसे बात करूंगा। तभी वो बॉक्स जिसमें वो बंद थे वो खुल जाता है और वो सभी पहुंचते हैं एक सर्कस में और वहां बगी आता है और कहता है कि मैं ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढ रहा हूँ क्योंकि उसे भी वन पीस चाहिए और जब उसे वन पीस मिल जाएगा तो वो बादशाह बन जाएगा। लूफी कहता है कि तुमसे पहले मैं ढूंढ लूंगा। ये सब होता देखकर सिचुएशन संभालने के लिए जोरो सामने आता है और वो कहता है कि वो लड़ना चाहता है यहाँ से निकलने के लिए लेकिन नामी सामने आकर कहती है कि अगर तुम्हें नक्शा ही चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हें नक्शे से भी एक नायाब चीज तुम्हें दे सकती हूँ। फिर वो लूफी का टोपी उछाल देती है और लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करके अपने टोपी को पकड़ लेता है। उस जोकर का ध्यान भटकते ही नामी वहां से भाग निकलती है और बाहर आकर देखती है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और उसे दोबारा पकड़ के अंदर लाया जाता है और नामी और जोरो को पकड़ के वहां से लोग ले जाते हैं और बगी लूफी से कहता है कि तुम्हें यहाँ रहकर लोगों का मनोरंजन करना होगा। कोबी मरीन बनने की ट्रेनिंग शुरू करता है और वहाँ मॉर्गन के साथ वाइस एडमिरल गार्प भी आता है जिसने गोल्ड रॉजर को सजा दी थी। मॉर्गन गार्प को बता रहा होता है कि 3 लोग आए थे और उन्हीं लोगों ने ग्रैंड लाइन के नक्शे को चुराया लेकिन जब मुझसे लड़ाई करने की बारी आई तो वो दुम दबा के भाग गए। इस पर कोबी कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। वाइस एडमिरल कोबी से पूछते हैं क्या तुम यहाँ नए आए हो और वो कहता है कि आज सुबह ही मैंने ज्वाइन किया है। बगी जोरो को पीनविल में बांध देता है और नामी को एक पिंजरे में बंद करके रखता है। दोनों यहाँ से निकलने का प्लान सोच रहे थे और दोनों के बीच अनबन भी होने लगती है। वो एक दूसरे के काम के बारे में बात करके एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं कि जोरो तो सिर्फ पैसे के लिए लोगों को मारता है तो वहीं नामी सिर्फ एक खुदगर्ज लड़की है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। नामी अपने पिंजरे का ताला खोलने की कोशिश करती है तो वहीं लूफी के चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई देती है लेकिन असली में लूफी हंस रहा था क्योंकि बगी उसका हाथ पैर स्ट्रेच करके उसे टॉर्चर करता है और बगी उसे कहता है कि तुम नक्शे चुरा कर क्या ही कर लोगे, तुम ग्रैंड लाइन में 5 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। कि लूफी के हाथ पैर को 10 फीट और खींचने के लिए। इससे लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बगी उसे पूछता है कि तुम खजाना खोजकर किसे खुश करना चाहते हो, क्या कोई है जिसे तुम अपना गुरु मानते हो? और वो उसकी टोपी ले लेता है और कहता है कि मैं एक लुटेरे को जानता हूँ जो इस तरह की टोपी पहनता था, शैंक्स। और कहने लगता है कि बगी लूफी के उम्र का था तब वो शैंक्स के साथ काम करता था लेकिन उसने उसे धोखा दिया और वो लूफी से पूछता है क्या शैंक्स ने तुम्हें भी धोखा दिया? लूफी कहता है कि उसके बारे में बुरा भला मत बोलो। बगी अपने आदमी से कहता है लूफी का हाथ पैर और खींचने के लिए, जिस पर वो आदमी मना करता है और कहता है तुमने हमारे शहर को तबाह कर दिया, हमें यहाँ पर कैदी बनाकर तुम लोगों ने रखा है। और कहता है कि वो ऐसा नहीं करने वाला। बगी एक बच्चे को उठा लेता है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसे देखकर लूफी को गुस्सा आता है
और वो खुद को छुड़ा लेता है बच्चे को बचाने के लिए और उसे भी अपने ताकत से वो बगी के सिर को उड़ा देता है। लेकिन पता चलता है कि बगी के पास भी अनोखी शक्तियां हैं क्योंकि उसने भी डेविल फ्रूट खाया है। बगी कहता है मुझे काट दो या अलग कर दो, मैं पहले जैसा बन जाऊंगा। इसके बाद वो अपने हाथ को अलग कर देता है और लूफी को बेहोश कर देता है। नामी और जोरो के पास एक आदमी आता है जिसका नाम काबाजी है और वो जोरो से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने उसके भाई को मारा। लेकिन जोरो को याद नहीं आ रहा कि उसने किसके भाई को मारा और काबाजी है कौन। काबाजी पिनविल को घुमाने लगता है जिसमें जोरो बंधा हुआ था और वो अपने चाकू से उस पर निशाना लगाता है। तो वहीं नामी अपने पिंजरे के ताले को खोलने की कोशिश करती है। कोबी गार्ब से मिलने जाता है जो अपने बड़े से स्नेल को खाना खिला रहा था और उसे नहीं लगता कि कोबी को यहाँ होना चाहिए, ना ही उसके यहाँ होने के कहानी में दम है। गार्ब उसे पूछता है कि तुम्हें उन 3 लुटेरों में से एक के साथ देखा गया, क्या ये सच है? बता दो वरना तुम्हें भी मार दिया जाएगा। तब कोबी बताने लगता है कि वो अलविदा नाम की लुटेरी के साथ फंसा हुआ था। तभी एक स्ट्रॉ हैट पायरेट लूफी आकर उसकी जान बचाया और मरीन बनना तो उसका सपना था और उसने ये सब बात इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर लोग जान जाते तो उसका मरीन बनने का सपना टूट जाता। लेकिन कोबी का मानना है कि लुटेरे सिर्फ सजा के हकदार होते हैं, जिस पर गार्ब उसकी बातों से खुश होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि छोटा लूफी जहाँ होता है वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जिन्होंने पहले शैंक की बेइज्जती की थी। लूफी चिल्लाने लगता है और वो आदमी लूफी को पकड़ के उठा लेता है। तभी वहाँ उसे बचाने के लिए शैंक्स आता है और उसके एक आदमी को गोली मार देता है, जिसके बाद उन दोनों लुटेरों के गैंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है और फिर वो लोग देखते हैं कि लूफी वहाँ से गायब हो गया। तो वहीं प्रेजेंट में लूफी को कैद करके रखा जाता है। बगी उसे कहता है मेरा नक्शा लौटा दो, तुम मेरी टोली में शामिल हो सकते हो और हम लोग मिलकर वन पीस को ढूंढेंगे। लेकिन लूफी नक्शा देने से मना करता है और गुस्से में बगी उसके केज के अंदर और पानी भरने लगता है। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि छोटे लूफी को वो दूसरा बड़ा लुटेरा किडनैप करके ले जा रहा था। लेकिन तभी उनके नाव के आसपास एक सी मॉन्स्टर घूमने लगता है और उन्हें पानी में वो गिरा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो राक्षस लूफी को खा जाता, शैंक्स वहां आकर उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है और उन दोनों को खाने के लिए वो तैयार था। लेकिन शैंक्स सी मॉन्स्टर की आंखों में देखकर उसे कंट्रोल करता है और उसे कहता है यहाँ से लौट जाओ और वो सी मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। लूफी देखता है कि लड़ाई में शैंक्स ने अपना हाथ गवा दिया है, जिसके लिए वो खुद को दोष देने लगता है। नामी पिंजरे से बाहर निकल के जोरो को आजाद करती है और वो काबाजी को मार के वहां से निकलते हैं। केज के अंदर पानी भर जाने के कारण कांच टूट जाता है और लूफी के अंदर से नक्शा भी बाहर आ जाता है और उसकी नजर जाती है उसकी टोपी पर। तो वहीं बग्गी मौका देखकर नक्शा को चुरा लेता है। लेकिन तभी वहां पर जोरो और नामी आ जाते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए। लेकिन वो बग्गी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अपने दोस्तों को हारता देख लूफी को काफी गुस्सा आता है और वो अपने पावर से बगी को मुक्का मारता है, लेकिन इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। उल्टा वो अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके लूफी पर हमला करता है। लेकिन फिर आखिर में वो तीनों दिमाग लगाकर बगी के शरीर के टुकड़े को अलग अलग बक्सों में बंद कर देते हैं, जिससे वो पूरा इंसान बन ही ना पाए। इसके बाद लूफी अपने गम गम बजूका शॉट से बगी को दूर फेंक देता है और अपने मैप को लेकर तीनों वहां से निकलने वाले होते हैं। लेकिन लूफी कहता है कि अभी और एक काम बाकी है। इसके बाद वो तीनों मिलकर ऑडियंस में बैठे सभी कैदियों को आजाद करते हैं और लूफी उनसे कहता है कि मैं थोड़ा अलग किस्म का लुटेरा हूँ। गार्प अपने नए कैडेट से कह रहा होता है कि वो सभी मिलकर लुटेरों को मजा चखाएंगे और उनसे उनके सपनों को छीनकर उन्हें वो खत्म कर देंगे। और ये सब कुछ सुनकर कोबी थोड़ा घबरा रहा होता है क्योंकि उन्हीं लुटेरों में से उसका एक दोस्त भी है। शहर के लोगों को आजाद करने के बाद तीनों वहां से चले जाते हैं। फ्लैशबैक में हम शैंक्स को देखते हैं जो लूफी को अकेला बैठा हुआ देखता है और शैंक्स वन पीस को ढूंढने के मिशन पर निकलने वाला था, जिस पर लूफी कहता है कि मैं शायद अभी तैयार नहीं हूँ, लेकिन एक दिन जरूर मेरा एक जहाज होगा और मेरी एक टोली भी होगी और मैं इस दुनिया का सबसे बेहतरीन लुटेरों में से एक होऊंगा। शैंक्स उसे अपनी टोपी दे देता है और कहता है कि ये मेरे सबसे बेशकीमती चीजों में से एक है और कहता है कि अगली बार हम जब मिलेंगे तो ये टोपी मुझे लौटा देना, तब तक तुम एक बेहतर लुटेरे बन जाना। प्रेजेंट में नामी लूफी का स्ट्रॉ हैट ठीक कर देती है जो लड़ाई के वक्त खराब हो गया था। इसके बाद नामी अंदर आती है और अपने कान में एक हेयरिंग डिवाइस लगाती है जो कि एक स्नेल है और वो किसी से कांटेक्ट करके बात करती है और कहती है कि उसे बता दो कि मेरे पास नक्शा है। एपिसोड 3 में कहानी जाती है 7 साल पहले। सिरप विलेज में उसॉप नाम का लड़का गांव वालों को जोर जोर से चिल्लाकर वार्निंग देता है कि लुटेरे आ रहे हैं और बड़े बड़े घंटियां बजने लगती हैं, लेकिन कोई लुटेरा नहीं आता। ऐसा करते करते साल बीत जाते हैं, लेकिन वो लड़का नहीं सुधरता। वो हमेशा लोगों को लुटेरों का डर दिखाकर तंग करते ही रहता है। नामी अपना नक्शा देख रही थी, तभी लूफी अपने जहाज का झंडा दिखाता है, जिसे देखकर नामी कहती है कि हमें ये सब की जरूरत नहीं है, हम कोई टोली नहीं है।
तभी जोरो आकर कहता है कि कमरे के अंदर पानी आ रहा है, जिस पर नामी डर जाती है और अंदर जाकर अपना कम्युनिकेशन डिवाइस चेक करती है जो खराब हो गया। वो बाहर आती है और लूफी अपना प्लान बताता है कि हमें अपने टोली का नाम रखना चाहिए और फिलहाल हमें एक जहाज की जरूरत है। नामी नक्शा देखकर कहती है कि सामने एक गेको आइलैंड है और ये जहाज डूबने से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे। गार्प अपने नए कैडेट्स को लेकर निकल जाता है लुटेरों को मजा चखाने के लिए। कोबी जहाज पर गांठ बांधने का काम कर रहा था। ये देखकर मॉर्गन का बेटा हेलमेपो भड़क जाता है क्योंकि कोबी उसके भी गांठ को खोलकर दोबारा गांठ बांध रहा था और हेलमेपो उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे अच्छा काम करते हो। तभी गार्प आकर वहां गांठ को चेक करता है और वो कोबी से कहता है कि काफी अच्छे से बांध लेते हो, लगता है पहले भी तुम किसी नाव पर काम कर चुके हो। वो उसे अपने साथ बुलाता है दूसरा काम करने के लिए और हेलमेपो से वो कहते हैं कि तुम अच्छे से गांठ बांधना सीख लो। तीनों जब आइलैंड आते हैं तो वो देखते हैं कि बगी के ऊपर 15 मिलियन का बाउंटी लगा हुआ है और वो उनके हाथ से निकल गया, जिस पर लूफी कहता है कि इनाम तो जोरो पर भी लगा हुआ है। नामी वहां आती है और वो लूफी से पूछती है कि तुमने जहाज को अच्छे से डुबो दिया। तो लूफी कहता है कि मैंने अच्छे से डुबो दिया, मरीन वालों को जहाज नहीं मिलने वाला। नामी बताती है कि इस आइलैंड पर सिर्फ जहाज बनते हैं तो हमें यहाँ आराम से एक नया जहाज मिल जाएगा। सर्कस में बगी बक्से को खोल खोल कर अपना बॉडी पार्ट बाहर निकालता है और खुद के शरीर को पूरा करता है। तभी उसे मिलने के लिए एक लुटेरा आता है जो कहता है कि तुमसे आरलोंग मिलना चाहते हैं। बगी नहीं मानता क्योंकि उसका दिमाग पहले से खराब है और इसलिए वो लुटेरा उसे बेहोश कर देता है। आइलैंड पर देखते हैं कि लूफी अपने लिए बहुत बड़ा सा जहाज खरीदना चाहता है क्योंकि उसकी टोली हमेशा 2 लोगों की तो नहीं रहने वाली, जिस पर नामी कहती है कि फिलहाल एक नॉर्मल सा जहाज चुरा लेते हैं ताकि हम तीनों की जान बच जाए, जिस पर लूफी कहता है कि हम जहाज चुरा नहीं सकते हैं। नामी उसे कहती है कि क्या तुम्हें कोई दान देने वाला है और उसे पूछती है क्या तुम सच में लुटेरे हो। वहां पर लूफी को एक बहुत ही सुंदर सा जहाज दिखता है और उस जहाज पर मरम्मत का काम कर रहा था उसॉप, और वो लूफी से बात करते हुए इस जहाज के बारे में खूबियां बताने लगता है और कहता है कि ये ईस्ट ब्लू का सबसे तेज जहाज में से एक है, इसके टक्कर का कोई नहीं। और लूफी मन बना लेता है कि वो इसी जहाज को खरीदेगा, लेकिन उसॉप कहता है कि ये जहाज बिकाऊ नहीं है और वैसे भी ये जहाज मेरा तो है नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ का टेक्नीशियन हूँ। ये जहाज उसकी दोस्त का है और ये पूरा बंदरगाह उसकी दोस्त का है, वो काफी अमीर है। गार्प कोबी को अपने साथ एक गेम खेलने के लिए बुलाता है तो वहीं वो तीनों उसॉप के साथ उस अमीर लड़की काया के घर जाते हैं। उसॉप उन तीनों को पीछे के रास्ते से ले जाता है क्योंकि बाहर के रास्ते सिर्फ वीआईपी लोगों को आने की इजाजत है। फिर बाहर काया अपने केयरटेकर क्लाहाडोर के साथ आती है और काया अपने दोस्त उसॉप को देखकर बहुत खुश होती है और वो बाकी तीनों को देखकर भी खुश होती है कि मेहमान आए हैं और काया उनसे कहती है कि आज रात खाना खा कर जाना। क्लाहाडोर अपने नौकरों से कहता है कि उसॉप और उसके दोस्तों को कमरा दिखा दो ताकि ये साफ कपड़ा पहन पाए और नहा धो पाए। उसॉप अपनी दोस्त के लिए एक बड़ा सा मोती लेकर आता है और कहता है कि इसे लाना इतना आसान नहीं था और उसके कहानी को सुनकर काया काफी खुश होती है, लेकिन वो अचानक खांसने लगती है, इसलिए उसॉप उसे पीने के लिए एक ब्लू कलर का लिक्विड देता है। तब जाकर वो शांत होती है। वो अपने दोस्त को बताती है कि वो कई दिनों से बीमार है और ये सूप ही उसे बेहतर फील कराती है। लूफी कमरे में इतने सारे ड्रेस को देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि इतने कपड़े कौन पहनता होगा। नामी बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करने लगती है लेकिन जोरो कहता है कि उसे कोई भी काला रंग का ड्रेस चल जाएगा और उसे काया के केयरटेकर क्लाहाडोर पर शक होता है और कहता है कि मैंने उसे कहीं तो देखा है। लूफी कहता है कि काया उसॉप को पसंद करती है और इसीलिए वो हमें ये जहाज दे देगी, जिस पर लूफी और नामी बेट लगाते हैं और नामी कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कोई भी जहाज लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। क्लाहाडोर किचन में आता है चेक करने के लिए कि डिनर के लिए सब कुछ बन गया कि नहीं और वो दोनों नौकर बूची और शैम से कहता है कि आज रात कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोबी गार्प के साथ गेम खेल रहा था और गार्प उसे समझाता है कि तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, सोचना बंद करो और गेम पे ध्यान दो। काया के घर पर पार्टी में सभी अच्छे अच्छे पकवान खा रहे होते हैं। तभी काया पार्टी में आती है और नामी के ड्रेस की तारीफ करती है, कहती है तुम अच्छी लग रही हो। क्लाहाडोर से जोरो पूछता है क्या हम दोनों कहीं मिल चुके हैं, जिस पर क्लाहाडोर कहता है नहीं, हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं। मैरी नाम का आदमी जो काया का फाइनेंस संभालता है वो उसे बंदरगाह के बारे में बात करने वाला था, लेकिन क्लाहाडोर उसे रोकने के लिए कहता है। फिर वो सभी बैठकर डिनर करते हैं और आज काया का बर्थडे है और वो 18 साल की हो गई है, लेकिन फिर भी आज वो अपने मन मुताबिक कुछ नहीं खा सकती, उसे वही ब्लू कलर का सूप पीना होगा। लूफी जहाज खरीदने की बात करता है और कहता है कि वो एक लुटेरा है और वो अपने बारे में सब कुछ कहने लगता है कि उसने किस किस को हराया है और वो टेबल पर चढ़कर कहने लगता है कि उसका मिशन अभी
खत्म नहीं हुआ। उसे वन पीस ढूंढना है जिसके बाद वो लुटेरों का बादशाह बन जाएगा। लेकिन अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे काया के बंदरगाह पर वो जो जहाज है वो चाहिए। क्लाहडोर उनसे कहता है यहाँ से निकल जाने के लिए, लेकिन काया को लूफी की बातें बहुत पसंद आती है और कहती है रात हो गई है तो आज रात आप लोग यहीं रुकेंगे। गार्प और को भी खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हेलमेपो आता है। वो भी लूफी का झंडा लेकर और कहता है कि ये हमें एक डूबे हुए जहाज में मिला। कोबी गार्प को बताता है कि सामने गेको आइलैंड है और गार्प कोबी को ये मौका देता है अपना हुनर साबित करने के लिए और कहता है कि उन लुटेरों को पकड़ के दिखाओ। मेरी क्लाहडोर से बात करने जाता है क्योंकि वो किया के सारे फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेना चाहता था, जिस पर क्लाहडोर उसे कहता है कि वो तो बरसों से काया का हर काम संभालता है तो वो ये फाइनेंस वाला काम भी संभाल लेगा। लेकिन मेरी जानता है कि क्लाहडोर बस छोटी लड़की का फायदा उठाना चाहता है। क्लाहडोर बिजली की तरह वहाँ भागने लगता है और आखिर में वो अपने हाथ से तलवार निकालकर मेरी को मार डालता है। बगी आर्लोंग से मिलता है और वो काफी गुस्सा में है कि बगी ने ऑरेंज शहर को बर्बाद कर दिया। लेकिन बगी कहता है कि तुम्हारे नाक में जो दम कर रहा है वो असली में कोई और है। उसने मरीन के नाक के नीचे से ग्रैंड लाइन के मैप को चुरा लिया। उसका नाम लूफी है और कहता है कि अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस लूफी को ढूंढने में। आधी रात में काया के घर में लूफी को भूख लगती है और जोरो को भी जोर की प्यास लगी है, लेकिन उन्हें किचन नहीं मिल रहा। नामी भी नहीं सो पा रही और उसका भी कुछ और ही प्लान है। वो घर से कीमती सामान चुराने लगती है। फिर वो एक कमरे में जाती है, लेकिन वो कमरा तो काया का होता है और वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। नामी झूठ कहती है कि वो बाथरूम ढूंढ रही थी। काया उससे पूछती है क्या तुम सच में लुटेरी हो। नामी चुराया हुआ सामान दिखाकर कहती है कि मुझे ये करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं लुटेरी हूँ और मैं क्या ही कर सकती हूँ। काया उसे कहती है कि घर में वैसे भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और मैं इन्हें दान करते रहती हूँ और नामी चाहे तो ये सामान ले जा सकती है क्योंकि वो उसॉप की दोस्त है और उसॉप की दोस्त काया की दोस्त है। नामी चौंक जाती है कि काया जैसी अमीर लड़की उसे अपना दोस्त मानती है। काया खांसने लगती है और नामी उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो। काया कहती है कि सब लोग मुझे ऐसे ही क्यों पूछते हैं कि जैसे मैं अगले ही पल मर जाऊंगी। जब दोनों किचन में आते हैं तो वहाँ उन्हें उसॉप मिलता है और उसॉप बिल्कुल भी नाराज नहीं है कि लूफी ने सबके सामने ये कह दिया कि वो लोग लुटेरे हैं, बल्कि उसे अच्छा लगा क्लाहडोर का चेहरा देखकर। उसका तो रंग ही उड़ गया था और उसे पूछता है क्या तुमने वहाँ जो कहा वो सच है कि तुमने एक जोकर के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई। और वन पीस के बारे में वो पूछने लगता है और सोचता है कि काश मैं तुम्हारे साथ आ पाता, लेकिन वो नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ काया को उसकी जरूरत है। जोरो पूछता है कि काया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। काया नामी से बात करते हुए बताती है कि उसके और उसॉप के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत साल पहले उसॉप की माँ मर गई थी और वो दोनों बचपन से ही दोस्त हैं और उसका अब कोई है नहीं, इसीलिए मेरे पापा ने उसे बंदरगाह पर नौकरी दे दी थी और वो मुझे अपने समुद्री सफर के बारे में कहानी बताते रहता है, जो सुनकर मुझे काफी अच्छा लगता है। नामी पूछती है कि तुम्हारे मम्मी पापा को क्या हुआ। काया कहती है कि उनका जहाज डूब गया था। एक दूसरे से बात करके नामी और काया एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं और खुलकर बात करने लगते हैं। तो वहीं उसॉप भी काया के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है कि वो काफी होशियार है, वो काफी सुंदर है। उसॉप बताता है कि उसके पापा भी बहुत बड़े लुटेरे हैं। वो बहुत सालों से एक जहाज में काम कर रहे थे। उसके पापा का नाम है यूसुफ, जिसे लूफी पहचानता है क्योंकि वो तो शैंक्स की टोली में काम करता था। और ये सब बातें सुनकर वो एक्साइटेड हो जाता है। तो वहीं ऐसी पारिवारिक बातें सुनकर जोरो को ड्रिंक करने का मन कर रहा था, इसलिए जोरो तहखाने में चला जाता है और किचन में एक बर्तन में ब्लू कलर का लिक्विड रखा हुआ था जो कि लूफी पी जाता है। उसॉप और जोरो ड्रिंक करने के लिए तहखाने में आते हैं और उन्हें वहां पर मेरी की डेड बॉडी मिल जाती है जिसके सीने पर 5 ब्लेड के निशान होते हैं, जिसे जोरो पहचानता है। क्लाहडोर वहां पहुंच जाता है और जोरो को याद आता है कि उसने उसे कहां देखा था। क्लाहडोर असली में ब्लैक कैट पायरेट का कैप्टन है और उसका असली नाम कैप्टन कूरो है। उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन कूरो के पावर के सामने जोरो नहीं टिक पाता और पीछे से नौकरानी शैम आकर जोरो के सिर पर एक बोतल फोड़ देती है। उसॉप अपनी जान बचाकर भाग जाता है और पता चलता है कि ये दोनों नौकर भी ब्लैक कैट पायरेट हैं। जाने से पहले नामी काया को समझाती है कि तुम इतनी कमजोर नहीं हो, किसी और के इशारे पर अपनी जिंदगी चलने मत देना। बूची, शैम जोरो के बॉडी और उसके तलवारों को एक कुएं में फेंक देते हैं। उसॉप गांव में जाकर फिर से लोगों को आगाह करने की कोशिश करता है कि लुटेरे आ गए। सच में अब लुटेरे आ गए हैं, लेकिन वो इतने सालों से झूठ बोलते आ रहा था कि अब जब सच में ऐसा हो रहा है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। फिर एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब उसॉप छोटा था तो उसकी माँ को एक जानलेवा बीमारी था और वो मर जाती है। उस दिन को याद करके उसॉप रोने लगता है और वो कहने लगता है कि कोई मुझ पर यकीन क्यों नहीं करता। तभी वहां पर कोबी आता है और वो उसॉप से कहता है कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ।
एपिसोड 4 में कुएं के नीचे जोरो को होश आता है और वो मेरी का डेड बॉडी भी वहां देखता है। तभी उस गांव में मरीन पहुंच जाती है और उसॉप उन सभी को बता रहा होता है कि क्लाहाडोर एक लुटेरा है। असली में उसका नाम कैप्टन कूरो है। हेलमेपे को लगता है कि उसॉप झूठ कह रहा है क्योंकि कैप्टन कूरो ब्लैक कैट लुटेरों का कप्तान उसे तो उसके पापा ने कब का खत्म कर दिया। लेकिन जब उसॉप कहता है कि उसने लूफी को पकड़ लिया है, ये सुनकर कोबी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वो वहां से चले जाते हैं। नामी लूफी को होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन वहां पर ब्लैक कैट पायरेट पहुंच जाते हैं, इसीलिए वो छुप जाती है। बुची और शैम लूफी को चेक करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जरूर सूप पीने की वजह से वो बेहोश हो गया। क्लाहाडोर अपने नौकरों से कहता है कि इस लड़के को भी जाकर कुएं में फेंक दो। मरीन और उसॉप क्लाहाडोर के घर पहुंच जाते हैं और वो जब दरवाजा खोलता है तो कोबी उनसे पूछता है कि सुना है इस इलाके में लुटेरे आए हैं। उसॉप चिल्लाने लगता है कि यही आदमी तो लुटेरा है, इसे गिरफ्तार करो। लेकिन क्लाहाडोर कहने लगता है कि ये लड़का बीमार है, गाँव वाले इससे तो पहले से ही परेशान है। उसॉप कोबी से कहता है कि उसके दस्ताने चेक करो, जरूर इसमें खंजर होंगे। लेकिन जब कोबी चेक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। हेलमेपो क्लाहाडोर से कहता है कि वो लूफी से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि वो एक भगौड़ा है। क्लाहाडोर अपने नौकरों से कहता है कि लूफी के बॉडी को लेकर सामने के दरवाजे से आने के लिए। तो वहीं उसॉप कोबी को समझाने की कोशिश करता है कि मंकी वैसा लुटेरा नहीं है जैसा कूरो है। सामने के दरवाजे से मंकी को लाया जाता है और कोबी क्लाहाडोर से कहता है कि मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। तो वहीं शैम किचन साफ कर रही होती है और नामी वहीं छुपी हुई थी। फिर नामी उस पर हमला करती है और ये आवाज बाहर कोबी सुन लेता है और पूछता है कि ये आवाज क्या था, जिस पर क्लाहाडोर कहता है कि ये घर पुराना है, आवाज आते रहती है। जोरो कुएं के अंदर रस्सी में हुक लगाकर ऊपर फेंकने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर हम जाते हैं एक फ्लैशबैक में शिमुत्सुकी विलेज, जहां हम जोरो के फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से एक बेहतरीन तलवारबाज बना। कुइना नाम की लड़की के साथ वो प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन वो हमेशा जोरो को हरा देती है, इसलिए जोरो हमेशा गुस्से में रहता है। लेकिन कुइना उसे कहती है कि गुस्सा रहने से क्या होता है, दम है तो मुझे जीत कर दिखाओ। उसॉप काया को जाकर बता देता है कि तुम्हारे घर पर लुटेरे घुस आए हैं और क्लाहाडोर तुम्हें मारना चाहता है और उसने मेरी को मार डाला है। ये सुनकर काया को यकीन नहीं हो रहा क्योंकि क्लाहाडोर उसका हमेशा ख्याल रखता था और उसके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। उसॉप उसे कहता है कि शायद वो तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा है। काया उसॉप के बकवास पर यकीन नहीं करती और उसे थप्पड़ लगा देती है, लेकिन उसॉप काया का साथ नहीं छोड़ेगा जब तक कि खतरा टल नहीं जाता। किचन में शैम उन्हें बता देती है कि लाल बालों वाली लड़की किचन में ही छुपी हुई थी और उसने हमारे सब कुछ बातें सुन ली हैं। इसके बाद गांव में बड़े घंटे बजने लगते हैं और क्लाहाडोर बुची से कहता है घर को पूरी तरह से लॉक कर दो। ये देखकर काया भी डरने लगती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो घर के अंदर ही फंस जाएंगे। तभी उनके कमरे में नामी आती है। ब्लैक कैट लुटेरे सभी को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वही नामी काया को बता देती है कि क्लाहाडोर बहुत समय से तुम्हें सूप के नाम पर जहर देने की कोशिश कर रहा था और मैंने ये सब कुछ सुन लिया है किचन में छुपकर। नामी उसे कहती है कि अगर हम यहाँ रुके तो हम मारे जाएंगे, हमें यहाँ से भाग नहीं होगा। क्लाहाडोर काया के कमरे में आ जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो देखता है कि वो वहाँ से भाग चुकी है। काया दोनों के साथ भाग रही थी और वो बताने लगती है कि घर का सुरक्षा कवच हटाने का एक रास्ता है, वो भी मेरे पापा के कमरे से। फिर वो खांसने लगती है जो आवाज क्लाहाडोर सुन लेता है और वो अपने खंजर से उन पर हमला करता है लेकिन वो लोग बच जाते हैं। जोरो कुएं से निकलने की कोशिश कर रहा था और फ्लैशबैक में हम उसके और कुइना के बीच एक लड़ाई को देखते हैं जिसमें दोनों असली तलवार से लड़ रहे होते हैं और जोरो पूरी जोर लगाकर उसे किसी तरह हराना चाहता है। लेकिन कुइना भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, वो बार बार जोरो को हरा देती है और आखिर में जोरो हार मान लेता है कि वो उसे हरा नहीं सकता। लेकिन कुइना उसे भरोसा दिलाती है कि तुम जल्दी बेहतर बन जाओगे, तुम एक दिन मुझसे भी बड़े योद्धा बनोगे। पर यहाँ वो कहती है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं किसी भी लड़के को हरा सकती हूँ, लेकिन सच बात तो यह है कि एक औरत बनकर मैं किसी मर्द को नहीं हरा पाऊंगी क्योंकि वो मुझसे ताकतवर होंगे। जोरो कहता है ऐसा मत बोलो, तुम मेरी आदर्श हो। और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से हर दिन लड़ेंगे जब तक दोनों में से कोई दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा तलवारबाज नहीं बन जाता। प्रेजेंट में कोबी और हेलमेपो अभी भी झगड़ रहे होते हैं क्योंकि वाइस एडमिरल गार्प हमेशा कोबी की तरफदारी करते हैं, जिस पर हेलमेपो कहता है कि वाइस एडमिरल तुम्हें पसंद नहीं करते, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि तुम लूफी के दोस्त हो। तभी लूफी को होश आने लगता है और वो हेलमेपो के ऊपर उल्टी कर देता है। तो वहीं काया अपने पापा के कमरे में आती है और वो सोच रही होती है कि आखिर वो पहले क्यों नहीं समझ पाई कि क्लाहाडोर का असली चेहरा क्या है। नामी उससे कहती है खुद को दोष मत दो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जोरो अभी भी कुएं में है और वो याद करता है उस दिन को जब उसके गुरु कोशिरो आकर उसे बताते हैं कि कुइना एक हादसे में उसकी डेथ हो गई, वो अब नहीं रही।
ये सुनकर जोरो टूट जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उन लोगों ने तो वादा किया था। जोरो कुइना का तलवार अपने साथ रख लेता है और वो इस वादे को भी पूरा करेगा कि एक दिन वो दुनिया का बेहतरीन तलवारबाज बन के दिखाएगा। फिर आखिर में वो उस मोटिवेशन को याद करके वो कुएं से बाहर आ जाता है। लूफी बाकियों से कहता है कि क्लाहडोर काया को मार देगा, उसके बाद वो हम सभी को मार डालेगा। कोबी कहता है कि मुझे तुम्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर है। लूफी उसे कहता है कि तुम हमेशा से कमजोर लोगों की मदद करना चाहते थे। काया निर्दोष है और उससे तुम्हारी मदद चाहिए। हेलमेपो कोबी को रोकता है लेकिन तभी वहां पर जोरो आता है और हेलमेपो को रास्ते से हटा देता है। जोरो और लूफी जाते हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए और लूफी कोबी से कह देता है कि अगर तुम मदद नहीं करना चाहते तो मेरे रास्ते में मत आना। तो वहीं तीनों जिस कमरे में छुपे हुए थे वहां क्लाहडोर आ जाता है काया को मारने के लिए। हवेली में आकर लूफी और जोरो अपने दोस्तों को ढूंढने लगते हैं। क्लाहडोर काया के पापा के बारे में बात करके उसे मजबूर करता है बाहर निकलने के लिए। फिर जैसे ही काया और नामी बाहर आते हैं क्लाहडोर दोनों को पकड़ लेता है। उसॉप उन दोनों को बचाने के लिए उस पर हमला करता है तो वहीं बूची को जोरो का सामना करना पड़ता है। पर वहां शैम भी आ जाती है और दोनों से लड़ाई होने लगती है। तो वहीं लूफी क्लाहडोर से लड़ने के लिए जाता है। क्लाहडोर लूफी से कहने लगता है कि तुम तो लुटेरे भी नहीं हो, कितना समय हुआ है तुम्हें समंदर में उतरे हुए, 1 हफ्ता 1 महीना। और वो कहने लगता है कि उसने जहाँ भी लूटपाट की है वो हर जगह कामयाब हुआ है, लेकिन उसे क्या मिला, लोग उसके दुश्मन बन गए। लूफी उसे अपने पंच से मारने की कोशिश करता है लेकिन क्लाहडोर बच जाता है। लूफी उससे कहता है कि लुटेरे होने का ये मतलब नहीं है कि लूटपाट करो, लाइफ में रोमांच और आज़ादी होना भी ज़रूरी है। जिस पर क्लाहडोर हंसने लगता है और बिजली की तरह इधर उधर भागते रहता है, इसलिए लूफी उसे मार नहीं पा रहा था, जिस वजह से लूफी आंखें बंद करके क्लाहडोर पर ध्यान देता है और आखिरकार उसे एक पंच मारता है। तो वहीं दूसरी तरफ से जोरो बाकी दोनों ब्लैक कैट पायरेट से लड़ रहा था। फिर आखिर में मंकी अपने नए मूव से क्लाहडोर को घर से बाहर फेंक देता है। बूची और शैम को भी बांध के रखा जाता है। फिर आखिर में सभी दोस्त एक साथ मिलते हैं। नामी कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मेरीन हमें कभी भी पकड़ने के लिए यहाँ आ सकती है। लूफी कहता है कि हम निकलेंगे कैसे, हमारे पास तो जहाज भी नहीं है। काया कहती है जहाज है और वो उन्हें अपना सबसे कीमती जहाज जो लूफी को पसंद आया था वो उन्हें दे देती है और उस जहाज को वो अपने फाइनेंस एडवाइजर मेरी के नाम पे रखती है, द गोइंग मेरी। और लूफी उसॉप से कहता है उसके साथ चलने के लिए क्योंकि उन सभी को एक शार्प शूटर की जरूरत है। लेकिन उसॉप सोचता है कि काया का ख्याल कौन रखेगा। काया समझाती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, अब समय आ गया है कि मुझे अपना ख्याल खुद रखना सीखना होगा और मैं अपने मम्मी पापा की तरह इस बंदरगाह को चलाना नहीं चाहती। काया अपना सपना पूरा करना चाहती है एक डॉक्टर बनकर। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोनों फिर से कभी मिलेंगे। फिर आखिर में लूफी और उसकी टोली उस जहाज से निकल जाती है। लूफी अपनी टोली से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरा आइडिया काम आ जाएगा। नामी उसे कहती है कि हमेशा ये रास्ता काम नहीं आने वाला तुम्हारे इतने अच्छे होने का। क्लाहडोर भी बच के भाग निकलता है। तो वहीं कोबी वाइस एडमिरल के पास जाकर कहने लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया, मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। गार्प उसे कहता है खुद को दोष मत दो, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। गार्प कोबी को दूरबीन से देखने के लिए कहता है और वो देखता है कि उसका दोस्त और उसकी टोली आइलैंड से बाहर निकल आए हैं और उनके लिए अब लूफी को पकड़ना काफी आसान होने वाला है। जहाज में उसॉप अपना डिजाइन किया हुआ झंडा लेकर आता है और वो कप्तान बनने की जिद करने लगता है और उसमें और लूफी में झगड़ा हो जाता है कि कैप्टन कौन बनेगा, जिस पर नामी और जोरो हंसने लगते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि मरीन उन पर हमला करने लगती है। लेकिन जैसे ही लूफी उस जहाज को अपने टेलीस्कोप से देखता है, वाइस एडमिरल गार्प को देखकर वो कहता है दादाजी, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। एपिसोड 5 में हम जाते हैं एक फ्लैशबैक में जब हम छोटे लूफी को देखते हैं। वो खेल रहा होता है और जहाज बनाता है, जिस पर उसके दादाजी गार्प उसे डांटते हैं कि तुम अगर इसी तरह टाइम बर्बाद करते रहोगे तो मरीन कैसे बनोगे। लूफी कहता है कि मुझे नौसेना नहीं बनना, मुझे तो लुटेरा बनना है। गुस्से में गार्प उसका नौका तोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम बनोगे तो मरीन ही बनोगे। प्रेजेंट में नौसेना की जहाज लूफी के जहाज पर हमला कर रहे होते हैं। नामी चाहती है कि वो यहाँ से निकल जाए लेकिन लूफी उनका सामना करना चाहता है। नामी जहाज को नौसेना के जहाज की तरफ मोड़ती है और वो उसॉप से कहती है गोला तैयार करने के लिए, लेकिन उसके हाथ से सारा गोला नीचे गिर जाता है। एडमिरल लाउडस्पीकर से उन्हें कहता है कि आत्मसमर्पण कर देने के लिए। लूफी नहीं मानता और गुस्सा होकर गार्प एक गोला अपने हाथ से उनके जहाज की तरफ फेंकता है, जिस पर लूफी अपना पेट को स्ट्रेच करके उस गोले को वापस नौसेना के जहाज की तरफ फेंक देता है, जिससे उनका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है और कोबी हेलमेपो को बचा लेता है। जिसके बाद लूफी नामी से कहता है कि हमारे जहाज को यहाँ से दूर लेकर चलो और वहां से निकलने के बाद वो सभी एक गहरे कोहरे में फंस जाते हैं। उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस हमले के बाद
लूफी थोड़ा उदास बैठा हुआ है, जिस पर नामी कहती है किसी को जाकर उससे बात करनी चाहिए। और वो दादाजी वाले बात को लेकर भी काफी टेंशन में है कि आखिर वाइस एडमिरल लूफी के दादाजी कैसे हो सकते हैं। जोरो जाता है लूफी से बात करने के लिए, जो अपनी टोपी को ठीक कर रहा था, और उसे पूछता है कि तुम हमले के बारे में कुछ बात करना चाहते हो। मंकी कहता है नहीं। तभी मंकी को किसी की खुशबू आने लगती है, जैसे कि मक्खन, सोया सॉस, उसे खाने की खुशबू आ रही है। इसका मतलब ये है कि सामने कोई तो है जो खाना पका रहा है। फिर वो लोग लूफी के नाक को फॉलो करते हैं और उन्हें सामने कुछ दिखता है, एक रोशनी, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो एक बाराटिये है, यानी कि जहाज वाला रेस्टोरेंट, बहुत ही खूबसूरत सा जहाज। फिर वो बाराटिये जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन जो सामने दरवाजे पर खड़ा था वो उन्हें कहने लगता है कि आपका रिजर्वेशन है, और अगर नहीं है तो आपको लिस्ट पे डाल देता हूँ, 3 हफ्ते के बाद आ जाइएगा। इसलिए नामी उस आदमी को पैसे देती है, जिसके बाद उन चारों को एक टेबल दे दिया जाता है। उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले हम शेफ को देखते हैं, जिसका नाम है सांजी। उसे अलग अलग रेसिपीज बनाना बहुत पसंद है, लेकिन हेड शेफ जेफ उसे कहते हैं कि ये सब खाना कचरा है और तुम्हें मेन्यू के हिसाब से खाना बनाना होगा। खाना बनाना नहीं आता तो जाकर झाड़ू पोछा कर लो, और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि 2 कस्टमर्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और जैसे ही वो हाथापाई पर उतर आते हैं, सांजी उन सभी को मार पीट के ठीक कर देता है और बाकी लोगों से कहता है आप लोग आराम से खाना खाइए। फिर वो लूफी के टेबल पे जाता है उन्हें खाना सर्व करने के लिए, और वो उन सभी का ऑर्डर लेता है। सांजी नामी के साथ फ्लर्ट करता है, और उसके जाने के बाद वो तीनों लड़के नामी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि लगता है कोई तो तुम पर लट्टू हो गया है। गार्प मीहॉक नाम के एक फाइटर से कांटेक्ट करता है, जिसके फाइटिंग स्किल काफी बेहतरीन है, और वो एक युद्ध के बीच में होता है और वो कई लोगों से लड़ रहा था, और जिन पर बाउंटी लगा हुआ है वो उन सभी को मार डालता है। वाइस एडमिरल मीहॉक को लूफी को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं, तो वहीं रेस्टोरेंट में चारों पेट भर के खाना खाते हैं, लेकिन अभी तक उनका मन नहीं भरा। लूफी टोस्ट करना चाहता है क्योंकि उन लोगों ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली मरीन के खिलाफ, जिस पर नामी कहती है कि ये कोई लड़ाई था, वो डिजास्टर था। और वो लूफी से पूछती है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हारे दादाजी हैं। फिर वहाँ सांजी आता है खाना का बिल लेकर, जिस पर लूफी कुछ लिख कर वापस दे देता है। ये देखकर हेड शेफ जेफ लूफी पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तुम बाराटिये का तौर तरीका नहीं जानते। लूफी उनसे कहने लगता है कि आप कल के लुटेरे के बादशाह के साथ बात कर रहे हैं, और जैसे ही मुझे 1 पीस मिल जाएगा मैं आपको लाकर पैसे दे दूंगा। लेकिन जेफ के पास एक आइडिया है कि वो कैसे अपना पैसा वसूल करेगा। वो लूफी को किचन में लाता है और कहता है जूठे बर्तन धोने के लिए, और लूफी को सांजी का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन हेड शेफ जेफ को सांजी का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो उसे अपने किचन से निकाल देते हैं। टोली के बाकी तीनों मेंबर बात कर रहे होते हैं वाइस एडमिरल गार्प के बारे में, और नामी कहती है कि वो इतनी दूर आकर नहीं चाहती कि वो पकड़े जाएं। सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं और नामी जाती है बारटेंडर से ड्रिंक मांगने के लिए, और उसे पूछती है कि उसे कनोमी आइलैंड जाना है, और पूछती है कि मैं किससे बात करूं। जिस पर वहां एक आदमी आता है और कहता है कि वो उसे पहुंचा देगा, लेकिन उसे पैसे लगेंगे, और पूछता है क्या तुम्हारे दोस्त भी आएंगे। जिस पर नामी कहती है नहीं, वो अकेले ही जाएगी। वो आदमी उसे कहता है कि कल सुबह तैयार रहना। कोबी हेलमेपो से पूछता है क्या तुमने मीहॉक का नाम सुना है। हेलमेपो कहता है कि वो दुनिया का बेहतरीन तलवारबाज है, वो समंदर के 7 सौदागरों में से एक है। वो आगे बताता है कि बहुत साल पहले दुनिया में सिर्फ 7 खतरनाक लुटेरे हुआ करते थे, और सब एक से बढ़कर एक खतरनाक। उनके पूरे समंदर पे राज था, और जो भी उनके रास्ते आता था वो उन्हें खत्म कर देते थे। गवर्नमेंट भी उनके सामने नहीं टिक पाते थे, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि सौदागरों को पास रखना ही भलाई है, इसलिए उनका मरीन के साथ काम करने का सौदा हो गया। कोबी पूछता है कि आखिर नौसेना लुटेरों के साथ काम क्यों करेगी। हेलमेपो कहता है ऐसा काम करने के लिए जिसका इल्जाम नौसेना पर ना लगे। ये सब सुनकर कोबी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अंदर ही अंदर नौसेना भी किसी लुटेरे से कम नहीं है। हेलमेपो उसे कहता है कि गांठ बांधना तुमने तो सीख लिया, लेकिन तुम्हें अभी भी दुनियादारी नहीं देखी है। लूफी बर्तन धो रहा होता है, और वहाँ लूफी सांजी से बात कर रहा था और उसे पूछता है कि तुम यहाँ कब से वेटर का काम कर रहे हो। वो कहता है मैं यहाँ का कुक हूँ, लेकिन फायदा क्या, जब तक वो बुढ़ा जेफ यहाँ का इंचार्ज है मैं कुछ नहीं कर सकता। लूफी उसके खाने की तारीफ करता है, लेकिन सांजी काफी गुस्से में है, क्योंकि जेफ उसे कोई काम करने नहीं देता। वो उसे यहाँ का वेटर बना के रखा है, लेकिन असली में तो सांजी को यहाँ खाना बनाने का कोई शौक नहीं है। उसे तो समंदर के बीच में जिस जगह को ऑल ब्लू कहा जाता है वहाँ खाना बनाने का उसका सपना है, जहाँ ऐसी मछली
मछलियां मिलती हैं जिसे ना किसी ने देखा है। लूफी उसे कहता है कि किसी को भी अपने सपने के बीच मत आने दो, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ और जाकर उस बुढ़े को बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो। तभी वहां पर एक लुटेरा आ जाता है जो काफी कमजोर था। वो कहता है मुझे खाना खाना है। ये देखकर सांजी किचन में चला जाता है उसके लिए खाना बनाने के लिए, और उसके खाने को खाकर वो लुटेरा का मन भर जाता है और कहता है कि एक हफ्ते से मैं समुद्र में तैर रहा था और तुमने मेरी जान बचाई। ये देखकर लूफी कहता है कि सांजी तुम सिर्फ एक अच्छे कुक नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी हो, और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो तुम मेरी टोली में आ सकते हो। सांजी उसे कहता है कि माफ करना, मेरा पहले से ही यहाँ एक नौकरी है। लूफी उसे पूछता है खुद से पूछो तुम यहाँ खुश हो। फिर वो भूखा लुटेरा कहने लगता है कि वो भी वन पीस को ढूंढने के लिए निकला था और वो एक बहुत बड़े लुटेरे दल का हिस्सा था और उसके कप्तान को किसी तरह वन पीस चाहिए था, लेकिन वो सभी बर्बाद हो गए। उनके 50 जहाज और 50,000 लोगों में सिर्फ वही अकेला बचा है। और वो लूफी से कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो वन पीस को भूल जाओ। तो वहीं बाहर जोरो और नामी दूसरे से बात कर रहे होते हैं और जोरो सोचता है कि नामी कुछ तो छुपा रही है, और दोनों गेम खेलते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी गेस कर पाते हैं तो उन्हें ड्रिंक करना होगा। और इस गेम के बहाने कुछ सच बाहर आने लगते हैं, जैसे कि नामी एक छोटे से गांव में पली बड़ी और जोरो यहाँ अपने दोस्त के बारे में बात करता है, जिसे सुनकर नामी चौंक जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जोरो जितना शांत रहता है उसका शायद कोई दोस्त ही नहीं होगा। कोबी गार्प से पूछता है क्या आपने सच में मीहॉक को भेजा है लूफी को पकड़ने के लिए, जिस पर गार्प कोबी से कहने लगते हैं कि तुम छुपकर मेरी बातें सुन रहे थे। कोबी कहने लगता है कि मैं यहाँ आया था कमजोर लोगों की मदद करने के लिए। वो कानून के सामने सभी को एक मानता है और इसी वजह से वो मैरीने नहीं बनना चाहता। गार्प उसे कहता है बैठने के लिए और उसे ड्रिंक देता है और वो उसे अपनी कहानी बताने लगता है कि वो 50 साल पहले नौसेना में भर्ती हुआ था, बिल्कुल कोबी की तरह, और उसने भी बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन उस सोच को आखिरकार उसे बदलना पड़ा क्योंकि ये दुनिया बहुत टेढ़ी है। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद उस सॉप बड़बड़ाने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सामने मीहॉक ड्रिंक करने के लिए बैठा हुआ था और उसके सामने उस सॉप लूफी के बारे में बात करने लगता है, जिस पर मीहॉक कहता है कि मुझे तुम्हारे कैप्टन लूफी से मिलना है। जिस पर जोरो मीहॉक को पहचान लेता है और वो उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम्हारे कैप्टन से मिलना है, अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो मुझे लूफी सौंप दो। जोरो कहता है कि वो बचपन से ही मीहॉक को फॉलो करता था और वो उसे अपना आदर्श मानता है। उसके बाद वो उसे चुनौती देता है लड़ने के लिए और कहता है कि वो कल मीहॉक को मार डालेगा और दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बन जाएगा। मीहॉक उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके चला जाता है। नामी सोच रही होती है कि आखिर जोरो ने ऐसा क्यों किया। लूफी बर्तन धो रहा था, तभी वहां पर जेफ आ जाता है और मंकी उसे कहने लगता है कि आप भले ही सांजी को किचन में आने से रोक लें, लेकिन वो खाना बनाना बंद नहीं करेगा। आज ही उसने एक भूखे लुटेरे को खाना बनाकर खिलाया। फिर वहां सभी आते हैं लूफी को बुलाने के लिए। फिर चारों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कल होने वाले चैलेंज के बारे में, और नामी जोरो को समझाती है कि चैलेंज वापस ले लो, वो तुम्हें खत्म कर देगा। फिर लूफी से वो कहती है कि तुम्हारे दादाजी ने समंदर के सौदागर को भेजा है तुम्हें मारने के लिए, लेकिन जोरो ने उससे लड़ने की चुनौती दे डाली। लूफी को भी ऐसा ही लगता है कि जोरो ने गलत किया चैलेंज देकर, लेकिन जोरो कहता है कि मैंने बचपन में किसी से वादा किया है कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बन के दिखाऊंगा और उसके लिए मुझे मीहॉक को मारकर उसकी किताब जीतना होगा। नामी टेंशन में आने लगती है कि जोरो कल मर जाएगा। जोरो उसे कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। नामी उसे कहती है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। जोरो गुस्से में कह देता है कि तुमने ही कहा था कि यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। गुस्से में नामी वहां से चली जाती है और वो नक्शे को अपने बैग में रख लेती है। फिर जैसी सुबह होती है और जैसा कि तय हुआ था, नामी उस आदमी के साथ जाने वाली थी अपने घर। फिर आखिर में लड़ाई का चैलेंज पूरा करने के लिए जोरो और मीहॉक एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और अपना वादा को याद करके जोरो उससे लड़ने लगता है, लेकिन आखिर में मीहॉक एक छोटा सा ब्लेड जोरो के सीने में घुसा देता है। नामी भी वहां आ जाती है, यानी कि वो अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं गई। मीहॉक जोरो से कहता है हार मान लेने के लिए, लेकिन हार मान लेने से उसका सपना पूरा नहीं होगा। इसीलिए जोरो अपना तीनों ब्लेड निकाल लेता है, तो वहीं मीहॉक भी अपना बड़ा तलवार निकाल लेता है। मीहॉक एक बार में जोरो का 2 तलवार टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। जोरो फिर से खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, क्योंकि वो पीठ पर वार नहीं खाना चाहता। मीहॉक जोरो के सीने पर वार करता है, जिससे वो गिर जाता है और लूफी ये सब देखकर काफी घबराने लगता है और वो मीहॉक को कहता है कि वो एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा बनेगा। मीहॉक कहता है कि ऐसा हो सकता है कि तुम बन भी जाओ अगर किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया तो, और वो जोरो से कहता है कि तुम इतनी जल्दी मर नहीं सकते, जब तुम ठीक हो जाओ आकर मुझे ढूंढ लेना। और वो वहां से चला जाता है और जोरो कसम खाता है कि वो कभी नहीं हारेगा और वो वहीं बेहोश हो जाता है।
एपिसोड 6 में तीनों मिलकर जोरो को किचन में लाते हैं और उसका जख्म देखते हैं, जिसे देखकर लूफी घबराने लगता है। लेकिन नामी लूफी से कहती है कि तुम्हें बाराटिए जाना होगा और हो सकता है वहाँ कस्टमर में से कोई डॉक्टर हो, उसे ढूंढ के लाओ। जेफ और सांजी एक साथ किचन में काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ लूफी आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि मेरा दोस्त घायल हो गया है और उसे सख्त डॉक्टर की जरूरत है। जेफ कहता है कि कनोमी आइलैंड में तुम्हें डॉक्टर मिल जाएगा, लेकिन वहाँ जाने में 2 दिन लगेंगे। फिर जेफ और सांजी जाते हैं अपना सामान लेकर जोरो का इलाज करने के लिए। और पहले तो जेफ वहाँ पर मछली काटने लगता है, जिसके बाद वो जोरो के घाव पर टांके लगाता है और उसके टांके के ऊपर मछली की चमड़ी को रख देता है। और जेफ कहता है कि इससे घाव जल्दी भर जाएगा। गार्प मीहॉक से मिलता है और गार्प कोबी से कहते हैं यहाँ से जाने के लिए, पर वो छुप कर उनकी बातें सुन रहा था। और मीहॉक कहता है कि मैंने इस बार उन लोगों को जाने दिया, जिस पर गार्प कहता है कि मैंने साफ साफ कहा था उन लोगों को मेरे पास लाने के लिए। मीहॉक कहता है मैं देखना चाहता था कि जब वो लोग ग्रैंड लाइन पहुंच जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है। गार्प कहता है कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सांजी बची हुई मछली से खाना बना रहा था, तो वहीं लूफी जोरो के तलवारों को साफ कर रहा था। और उसॉप को लगता है कि जोरो शायद नहीं जागेगा, लेकिन लूफी को पूरा यकीन है कि जोरो जरूर उठेगा क्योंकि वो एक योद्धा है। और वो सांजी से कहता है क्या तुम जोरो के पसंद का खाना बना सकते हो, उसे चावल बहुत पसंद है, चावल में बियर मिलाकर कुछ भी बना दो। सांजी यहाँ पर अपने हेड शेफ जेफ के बारे में कहानी बताने लगता है कि जेफ भी एक लुटेरे थे और असली में वो एक कप्तान थे। लूफी एक्साइटेड होकर उसे पूछता है कि तुम जेफ से पहली बार कब मिले। इसके बाद हम जाते हैं फ्लैशबैक में 9 साल पहले। ईस्ट ब्लू सी में हम जहाज को देखते हैं जिसमें बहुत सारे कुक होते हैं और उसमें से एक छोटा लड़का होता है जो खाना बना रहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि सांजी है। उसका हमेशा से सपना था कि वो ऑल ब्लू जाकर खाना बनाए, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं ये कहकर कि ऑल ब्लू जैसा कोई जगह नहीं होता। लेकिन तभी उनके जहाज पर लुटेरे आ जाते हैं और सभी भाग जाते हैं, लेकिन सांजी छुप जाता है। और तभी वहाँ पर हेड शेफ जेफ आते हैं जो खाने को चखते हैं। ये देखकर सांजी बाहर निकलता है और इसी तरह दोनों पहली बार मिले। सांजी कहने लगता है कि मैं यहाँ मरना नहीं चाहता जब तक मैं ऑल ब्लू नहीं पहुंच जाता। तभी उनके जहाज से एक बहुत बड़ी सी लहर टकराती है जिससे उनका जहाज डूब जाता है। अगले सुबह समुद्र के बीच एक पत्थर के ऊपर सांजी को होश आता है और वो जेफ को सामने बैठा हुआ देखता है जो कहता है कि हम दोनों को छोड़कर सब मर गए। जेफ सांजी से कहता है कि हमारे पास इतना ही खाना है, इसलिए हमें हिसाब से चलना होगा। सांजी किनारे पर बैठकर वक्त गुजारता है और बड़े हिसाब से अपने खाने को खाता है और बचा बचा के रखता है। ऐसे ही करते करते 25 दिन गुजर जाते हैं। बहुत जोर की बारिश हो रही थी, तभी उन्हें एक जहाज की आवाज सुनाई देती है। सांजी जोर जोर से चिल्लाने लगता है जहाज का ध्यान खींचने के लिए, लेकिन वो जहाज चली जाती है। अब ऐसे ही 30 दिन गुजर जाते हैं। अब तो खाने का टेस्ट भी पहले जैसा नहीं रहा, पर सांजी कर भी क्या सकता है, उसे तो यही खाना होगा। ऐसे ही 70वां दिन आ जाता है और सांजी का बुरा हाल है। उसके पेट में जोर से दर्द हो रहा था, खाना भी खत्म हो गया। इसलिए वो सोचता है कि वो उस लुटेरे के पास जाएगा उसका खाना मांगने के लिए, क्योंकि उसके पास डबल खाना था और अगर जेफ ने खाना नहीं दिया तो सांजी उसे मार देगा। लेकिन सांजी उस बूढ़े आदमी के पास जब जाता है तो वो देखता है कि जेफ के खाने वाले बस्ते में खाना तो है ही नहीं, उसमें खजाने भरे हुए थे। सांजी को खाना नहीं मिलता और वो पूछता है कि खाना कहाँ है। तभी वो बूढ़े आदमी का कटा हुआ पैर देखता है। पता चलता है कि जेफ अपना भूख को मिटाने के लिए उसने अपने पैर को ही खा लिया। उसने सारा खाना सांजी को दे दिया था। सांजी पूछने लगता है कि आखिर तुमने एक अनजान लड़के को बचाने के लिए ऐसा क्यों किया। जेफ की आंख से आंसू गिरने लगते हैं और वो छोटे लड़के से कहता है कि मैं ऑल ब्लू की तलाश में जिंदगी भर भटक रहा हूँ। हम दोनों का एक ही सपना है और चाहे कोई कुछ भी कह ले, ऑल ब्लू असली में है। और अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और तुम इस सपने को पूरा करो। सांजी कहता है कि हम दोनों वहाँ पत्थर के ऊपर 85 दिन तक फंसे हुए थे। जेफ चाहता तो वो मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कप्तान होने का फर्ज निभाया। नाबी जोरो को कहानी सुना रही होती है नो लैंड के बारे में, जो अपने राजा को बताता है एक सोने के शहर के बारे में। लेकिन जब राजा अपने सोल्जर को लेकर निकला उस सोने के शहर को ढूंढने के लिए, तो रास्ते में उनके कई सारे सोल्जर मारे गए, लेकिन उन्हें सोने का शहर कहीं नहीं मिला। इस वजह से नोलैंड को मौत की सजा सुनाई गई झूठ बोलने की वजह से। लेकिन मरते दम तक वो कहता रहा कि वो सोने का शहर अब समंदर के अंदर समा गया है। इस कहानी का मतलब ये हुआ कि कभी कभी हमें कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जिससे हम कई लोगों को बचा सकते हैं। और वो लूफी के कप्तानी को लेकर सवाल उठाती है कि आखिर वो कैसा कप्तान है, उसे जोरो को रोकना चाहिए था। लूफी कहता है कि मैं जोरो को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं उसके सपने के बीच कभी नहीं आऊंगा। वो नामी
से पूछता है क्या तुम्हारा कोई सपना नहीं है, जिस पर नामी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि हर कोई अपने सपनों के लिए लड़ नहीं सकता। गार्प कोबी को बता देता है कि तुम भी जान गए होगे कि लूफी मेरा पोता है। बरसों से मैं उसे ट्रेन करता था ताकि वो एक दिन नौसेना बनकर तैयार हो जाए, लेकिन हर बार वो फेल होता गया। कोबी कहता है कि मैंने लूफी के साथ वक्त गुजारा है, वो हमेशा अपने दिल की सुनता है, वो बाकी लुटेरों से अलग है। उसे बचपन से ही पता था कि वो एक लुटेरा है और वो लुटेरा ही रहेगा, चाहे आप उसे बदलने के लिए कुछ भी कर लें, कितने भी खूनी उसके पीछे भेज दें। वो मरना पसंद करेगा लेकिन वो नौसेना कभी नहीं बनेगा। गार्प को लगने लगता है कि शायद कोबी सही कह रहा है, इसीलिए वो कोबी से कहता है कि सारे नौसैनिकों से कह दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आरलोंग बराटिया पहुंच जाता है क्योंकि उसे खाना खाना है, लेकिन उसे देखकर आम लोग डरने लगते हैं और कस्टमर को वो उठाकर फेंकने लगता है ताकि वो अपने सीट पर बैठ सके। ये देखकर जेफ वहां आता है उन्हें रोकने के लिए और आरलोंग कहता है कि वो लूफी को ढूंढ रहा है, उसके पास मेरी एक चीज है जो मुझे चाहिए, लेकिन जेफ कहता है कि लूफी नाम के वो किसी को नहीं पहचानता। आरलोंग कहता है खाना खत्म होने से पहले अगर लूफी यहाँ नहीं आया तो मैं सभी लोगों को खाकर अपना भूख मिटा लूंगा। जोरो को अभी तक होश नहीं आया और उसॉप लूफी से कहता है कि हमें जोरो से बात करते रहनी चाहिए और वो लूफी से कहता है अपने दिल से बात करो, लेकिन नामी उन्हें बताती है कि आरलोंग और उसकी टोली पहुंच गई है और वो तुम्हें ढूंढ रही है और वो नक्शा वापस पाना चाहता है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन लूफी तो लड़ना चाहता है और नामी ये भी बताती है कि आरलोंग के ऊपर सबसे ज्यादा इनाम है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। नामी के बार बार मना करने के बावजूद लूफी आरलोंग और उसकी टोली के साथ लड़ना चाहता है, तो वहीं आरलोंग बाकी लोगों को डराने धमकाने लगता है और कहने लगता है कि वो एक फिशमैन है और वो हर लिहाज से इंसानों से ज्यादा ताकतवर है। फिर वहां लूफी आ जाता है और वो आरलोंग से कहता है कि लगता है तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जिस पर आरलोंग कहता है कि तुम्हारे पुराने दोस्त ने मेरी मदद की और वो बगी का कटा हुआ सिर लेकर आता है। मंकी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? बगी कहता है मेरी आंखें और कान हर जगह है। फिर देखते हैं कि बगी का एक कटा हुआ कान हमेशा से लूफी के टोपी में छुपा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि बगी ने उन सभी की बातें सुन ली हैं। फिर वो बगी के सिर को वापस झोले में रख देते हैं और आरलोंग लूफी से कहता है कि मेरा नक्शा मुझे वापस कर दो, लेकिन लूफी कहता है कि इसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सांगी लूफी की तरफ से लड़ने लगता है, लेकिन उन फिशमैन से लड़ना इतना आसान नहीं है। ना ही मंकी का गम गम पिस्तौल वाला मूव काम आता है। आरलोंग उसे आराम से पछाड़ देता है, तो वहीं नामी जोरो के सामने रहती है और उसे कह रही होती है कि अक्सर जो मेरे करीब होते हैं उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है, और वो नक्शा लेकर चली जाती है। आरलोंग और लूफी अभी भी लड़ रहे होते हैं। फिर वहां नामी आती है नक्शा लेकर और पता चलता है कि वो कभी भी लूफी के टोली का हिस्सा थी ही नहीं, वो तो आरलोंग के लिए काम करती है और उसके हाथ पर आरलोंग के ग्रुप का टैटू होता है। नामी आरलोंग से कहती है इस लड़के को छोड़कर चलो, वैसे भी इसने डेविल फ्रूट खाया है, इसे खाकर तुम करोगे क्या? आरलोंग लूफी को समंदर में फेंक देता है, लेकिन ये लड़का जो समुद्री लुटेरा बनना चाहता है वो पानी में तैर भी नहीं पाता और वो डूबने लगता है। लेकिन सांगी पानी में कूदकर लूफी की जान बचा लेता है और उसे अभी भी ऐसा नहीं लगता कि नामी आरलोंग की टोली के लिए काम करती है। गार्प अपने नौसैनिकों को भाषण देता है और कहता है कि अगर उन्हें लूफी को पकड़ना है तो उन्हें अपने तौर तरीकों को बदलना होगा और उन्हें और भी सख्त बनना होगा और वो उन्हें पकड़ के रहेंगे। इस बार इंसाफ जरूर होगा। ये सब सुनकर को भी घबराने लगता है क्योंकि गार्प का मन बदलने की वो कोशिश कर रहा था ताकि वो लूफी का पीछा छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सांजी अंदर आकर साफ सफाई करने लगता है, लेकिन जेफ उसे कहता है रुकने के लिए और उसे समझाता है कि वो बचपन से ही सपना देखा था कि वो ऑल ब्लू जाना चाहता है, लेकिन अगर सांजी यहाँ रहेगा तो वो अपना सपना कैसे पूरा करेगा। लेकिन ये बात जेफ बड़े ही गुस्सैल तरीके से कहता है जिसे सुनकर सांजी भी गुस्सा हो जाता है। शायद आराम से कहा होता तो सांजी उसकी बात समझ आता। लूफी जाकर जोरो से बात करने लगता है और उसे कहता है कि आज तुम एक जबरदस्त लड़ाई नहीं देख पाए, लेकिन आज एक और गड़बड़ी हो गई और हम लोगों ने ग्रैंड लाइन के नक्शे को गवा दिया और ऊपर से तुम्हें खोने का डर भी है। लेकिन तभी जोरो को होश आने लगता है और कहता है कि ऐसे ही बकबक करते रहोगे, मुझे सोने भी दोगे? और वो आगे बताता है कि मुझे एक अजीब सा सपना आया था कि नामी चली गई है। लूफी कहता है कि वो सच में चली गई है और ये सुनकर जोरो कसम खाता है कि वो लूफी की यानी कि अपने कप्तान की मदद जरूर करेगा वन पीस ढूंढने में। और उसअप वहां जाता है और वो भी खुश होता है ये देखकर कि जोरो को होश आ गया है और वो सोचने लगता है कि अब वो ग्रैंड लाइन तक कैसे जाएंगे। लूफी कहता है कि ये काम पूरी टोली के बगैर नहीं होगा, इसलिए हमें पहले नामी को ढूंढने के लिए जाना होगा। अगली सुबह होते ही वो लोग निकलने वाले होते हैं और उन तीनों को ज्वाइन
साइन करता है सांगी। फिर वो अपना जहाज लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सांगी को जाते हुए देखकर जेफ खुद को रोक नहीं पाता और वो अपने बेटे जैसे सांगी को कहने लगता है पानी से दूर रहना। ये सुनकर सांजी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे आपकी बहुत याद आएगी और धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ काम करने के लिए रखा और मुझे यहाँ रहने दिया। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो लोग जैसे ही वहाँ से चले जाते हैं, उनका प्लान है नामी को ढूंढना, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं कि नामी कहाँ है। जिस पर लूफी कहता है मेरा एक दोस्त है जिसे पता होगा कि नामी कहाँ है, और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि बगी का कटा हुआ सिर है। फिर आखिर में सभी निकल पड़ते हैं नामी को ढूंढने के लिए और बग्गी उन सभी को रास्ता बता रहा था, लेकिन वो बकबक बहुत करता है, इसलिए गुस्से में जोरो उसे समंदर में फेंकने की धमकी देता है। तो वहीं लूफी सांजी के साथ होता है, वो मछली पकड़ रहा था और सभी नामी के लिए फिक्र कर रहे होते हैं। फिर आखिर वो कनोमी आइलैंड पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं एक फ्लैशबैक में, जहाँ हम छोटी नामी को देखते हैं जो नोजिको नाम की लड़की के साथ खेल रही होती है। प्रेजेंट में नामी फिशमैन लोगों के साथ पत्ते खेल रही थी और वो जीत जाती है। फिर उसे आर्लोंग का बुलावा आता है और वो अपने जीते हुए पैसे लेकर चली जाती है। अंदर जाने पर वहाँ उसे बहुत बड़ा सा नक्शा मिलता है, जिसे देखकर हम जाते हैं एक और फ्लैशबैक में, जहाँ छोटी नामी वह नक्शे वाले किताब को देख रही होती है। वो काफी एक्साइटेड लग रही थी। ये कहानी है 8 साल पहले की, जब वो कोको आइलैंड में रहती थी। वैसे तो वो अनाथ थी, लेकिन वो एक औरत और एक लड़की नोजिको के साथ रहती थी। वो औरत उसे पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिला। नामी कहती है मैंने ये बुक दुकान से चुराई है। वो औरत जो उसकी माँ है वो उसे समझाती है कि चोरी करना बुरी बात है। दोनों के बीच में बहस होने लगती है और नामी उस औरत से कहती है कि ये परिवार तो असली है भी नहीं, ना ही आप मेरी असली माँ हो। वो औरत उसे थप्पड़ लगा देती है और नामी गुस्से में बाहर चली जाती है। वो औरत बाहर आकर नामी से बात करती है और कहती है कि जब मुझे तुम और नोजिको मिली थी तब मेरा यूनिट लुटेरों को पकड़ने के लिए ऑयकॉट राज्य आए थे, लेकिन वो अपने ग्रुप से बिछड़ गई थी। वो घायल हो गई थी, वो भूखी भी थी। उसे लगा कि वो मर जाएगी। तभी उसे दोनों लड़कियां मिली और तब उसे लगने लगा कि उन दोनों लड़कियों के लिए उसे जीना होगा। प्रेजेंट में आर्लोंग नामी को बता रहा होता है कि नामी उनकी टोली की सबसे खास सदस्य है, क्योंकि उसी के नक्शे के समझने की काबिलियत की वजह से वो अब कई जगह के ठिकानों का पता जानते हैं। फिर सौदे के मुताबिक नामी आर्लोंग को नक्शा दे देती है। इसके बाद आर्लोंग कहने लगता है कि कैसे वो अब पूरी दुनिया पर राज करेगा और 9 सेनाओं को मजा चखाएगा। लेकिन वो नामी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे राज्य में तुम्हारी खास जगह होगी। आर्लोंग नामी से कहता है एक गांव ने अभी तक अपना लगान के पैसे नहीं दिए हैं, और उस विलेज का नाम सुनकर नामी कहने लगती है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, किसी और को भेज दो। लेकिन आर्लोंग उसकी बात नहीं मानता। तो आखिर में गार्प और उसकी पूरी नौसेना बराटिये पहुंच जाती है और वो वहां के मालिक जेफ से मिलता है, जिसे देखकर वो पहचान जाता है कि जेफ कुक पायरेट्स का कप्तान है। लेकिन जेफ कहता है कि वो सारी बातें पुरानी हैं, अब मैं बावर्ची बन गया हूँ। गार्प उसे पूछता है कि मैं यहाँ किसी और को ढूंढने के लिए आया हूँ, उसका नाम है लूफी। ये सुनकर जेफ उसे पहचानने से मना करता है और कहता है कि इस तरह का लड़का मुझे याद नहीं है। वो उनसे कहता है कि आप अगर यहाँ आ ही गए हैं तो खाना खाकर जाइएगा। लूफी और उसकी टोली कनोमी आइलैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन आइलैंड का हुलिया देखकर वो काफी घबराने लगते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या होगा। उनकी नजर जाती है कुछ गाँव वालों पर जो अपना लगान भर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ और समय चाहिए। लेकिन नामी जाकर कहती है कि और समय नहीं मिलेगा। नोजिको अपनी बहन को यहाँ देखकर गुस्सा हो जाती है और उसके सामने थूक कर चली जाती है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि छोटी नामी पुलिस ऑफिसर जेंजो को चुराया हुआ नक्शा का किताब लौटा देती है। तभी उस गांव में एक औरत चिल्लाने लगती है और कहती है लुटेरे आ गए। वहाँ आर्लोंग अपनी टोली के साथ पहुंच जाता है और गाँव वालों पर हमला करने लगता है। आर्लोंग गेंजो पर हमला करता है और ये सब होता देखकर नामी अपनी माँ के साथ वहाँ से भाग जाती है। प्रेजेंट में नामी पुलिस ऑफिसर से कह रही होती है कि उसे और लगान चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। फिर उसकी नजर जाती है उसकी टोली पर जो उसे लेने के लिए यहाँ आए हैं। वो उन लोगों से जाकर पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। लूफी उसे कहता है कि क्या तुम्हें हमारी मदद नहीं चाहिए, जिस पर वो कहती है मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं यहीं रहती हूँ। मैंने बस तुम लोगों को धोखा दिया था कि मैं नक्शा चुरा सकूं, मैं कभी तुम्हारे फालतू टोली का हिस्सा नहीं थी। और कहती है उन सभी को यहाँ से जाने के लिए। लूफी जाकर उस पुलिस ऑफिसर गेंजो से मिलता है और उसे नामी के बारे में पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आई थी। गेंजो उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। जोरो कहता है कि हम सब लुटेरों के शिकारी हैं और हम लोग यहाँ आर्लोंग को कैद करने के लिए आए हैं। वो पुलिस ऑफिसर बता देता है कि नामी का घर कहाँ है। फिर वो सभी संतरे के बगीचे से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और आखिर में वो नामी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन नोजी को गन लेकर बाहर निकलती है और कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। लूफी कहता है कि नामी हमारी दोस्त है और वो हमारी टोली का हिस्सा है। नोजी को कहने लगती है कि नामी किसी की दोस्त नहीं हो सकती, ये बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे उतना बेहतर होगा। सांजी वहाँ पर नोजिको की खूबसूरती की तारीफ
करता है और कहता है कि तुम हमें जानकारी दोगी, बदले में मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। खाना का नाम सुनते ही वो लड़की कहती है ठीक है, लेकिन खाने के बाद मुझे मीठा भी चाहिए। जोरो को यकीन नहीं आ रहा कि सांजी का ये तरीका काम कर गया। गार्प खाना खा रहा होता है और वो जेफ से बातें कर रहा था और उसे पूछता है कि लूफी कहाँ है। जेफ तो बस इधर उधर की बातें करते रहता है। कनोमी आइलैंड में नामी आरलोंग से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे मेरे सौदे के बारे में बात करनी है। वहाँ कैप्टन नेजुमी और कुछ मरीन ऑफिसर पहुंच जाते हैं और बात करते हैं कनोमी आइलैंड के बारे में, जहाँ आरलोंग ने कोहराम मचा दिया है और कैप्टन का मुंह बंद रखने के लिए आरलोंग उसे लगान वाले पैसे दे देता है। लेकिन कैप्टन के लिए ये कम है और कहता है कि अपने काले कारनामे को छुपा कर रखना है तो और पैसे देना होगा। सांजी का बनाया हुआ खाना खाकर नोजिको का मन खुश हो जाता है और वो अपने और नामी के बारे में बताने लगती है और बताती है कि जब उसके गांव में आरलोंग और उसके लुटेरों ने हमला किया था, तब हम देखते हैं कि वो औरत नामी को लेकर तुरंत अपने घर आती है और वो अपने दोनों लड़कियों से कहती है छुप जाने के लिए, जब तक कि वो आवाज ना दे बाहर मत निकलना। फिर वो अपना राइफल लेकर तैयार हो जाती है, लेकिन आरलोंग उसके हमले से खुद को बचा लेता है और उस औरत से उसके जान के बदले में पैसे मांगता है। लेकिन आरलोंग टेबल पर 3 प्लेट देख लेता है और कहता है कि यहाँ पर 3 लोग रहते हैं और अब तुम्हें 3 लोगों का पैसा देना होगा। सच बताओ यहाँ कितने लोग रहते हैं। औरत कह देती है कि मेरी 2 बेटियां हैं और आरलोंग कहता है उसके लिए भी पैसे देने होंगे, लेकिन उस औरत के पास इतने पैसे हैं नहीं और अपनी माँ को बचाने के लिए दोनों लड़कियां बाहर आ जाती हैं। वो औरत आरलोंग से कहती है कि ऐसा समझ लो कि वो पैसे मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए दिया है। दोनों लड़कियां रोने लगती हैं और कहती है माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो। वो औरत अपनी दोनों बेटियों से कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाई जो मैं तुम्हें देना चाहती थी। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, मुझसे जितना हो सका मैंने किया। और वो अपने दोनों बेटी से कहती है तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। इसके बाद आरलोंग उस औरत को गोली मार देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नामी अपनी माँ की खूनी के लिए काम कर रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर नामी ऐसा कर क्यों रही है, लेकिन लूफी को अभी भी यकीन है कि नामी आरलोंग की टोली में से एक नहीं है। आरलोंग कैप्टन नेजुमी को पैसे देता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कैप्टन उन लोगों को यानी कि फिशमैन को अपने से नीचे समझता है और वो उनकी कोई इज्जत नहीं करता। उनकी नजरों के सामने फिशमैन कुछ भी नहीं, लेकिन आरलोंग उन्हें साफ साफ कह देता है कि मैं इंसानों की गुलामी नहीं करूंगा। नामी उसे अपने सौदे के बारे में याद दिलाती है, जिस पर वो कहता है कि पैसे तैयार रखना, और वो कहती है मेरे पास 10 करोड़ बेरीज हैं। आरलोंग सोचने लगता है कि आखिर नामी के पास इतने पैसे कहाँ से आए और वो कहता है कल सुबह पैसे तैयार रखना और तुम समझ जाना कि तुम्हारा काम हो गया। आरलोंग कुरोबी से कहता है कैप्टन निजुमी को वापस बुलाने के लिए। तो वहीं बराटिये में कोबी और हेलमेपो ड्रिंक कर रहे होते हैं और कोबी सोचता है कि क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है। हो सकता है कि लूफी की टोली इतनी गलत भी ना हो। वो हेलमेपो को बता देता है कि लूफी असली में गार्प का पोता है। तब जाकर हेलमेपो को लगने लगता है कि इस कारण के वजह से गार्प लूफी को ढूंढने के इतने पीछे पागल हैं। फिर वहाँ बारटेंडर कहने लगता है कि वो लूफी को पहचानता है और वो बताता है कि लूफी कहाँ गया है, लेकिन बदले में उसे कुछ चाहिए। जेफ गार्प से बात करते हुए कहता है कि मुझे उस लड़के को देखकर गोल्ड रॉजर की याद आती है। गार्प कहता है तो फिर याद करो कि गोल्ड रॉजर के साथ क्या हुआ था। मैं नहीं चाहता कि उस लड़के के साथ भी ऐसा हो। तभी वहाँ कोबी आकर गार्प के कान में कुछ कहता है और वो तुरंत वहां से निकलते हैं। नोजिको के घर पे बगी का सिर बहुत ज्यादा बकर बकर कर रहा था, जिस कारण सांजी उसका मुंह बंद कर देता है, उसके मुंह में संतरा डालकर। आधी रात में नामी अपनी माँ की कब्र के पास आती है और मिट्टी खोदने लगती है और एक बॉक्स निकालती है, लेकिन तभी वहां पर उसकी बहन नोजिको गुस्से में पहुंच जाती है और उस पर हमला करने लगती है कि आखिर नामी ऐसा कर क्यों रही है। लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि उस बॉक्स के अंदर पैसे हैं। फ्लैशबैक में देखते हैं जब नामी आरलोंग के पास जाती है, वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे टोली में शामिल होना चाहती हूँ और वो उसे अपना बनाया हुआ नक्शा दिखाती है, जिसे देखकर आरलोंग इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन वो सोचता है कि आखिर एक लड़की जिसकी माँ को उसने मारा, वो लड़की आखिर उसके साथ क्यों काम करना चाहती है। नामी कहती है क्योंकि मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। और नामी आरलोंग के साथ काम कर रही थी ताकि वो पैसे जमा करके खुद के गाँव को आजाद करवा सके, जिसके लिए उसे आरलोंग को 10 करोड़ बेरीज देने होंगे और अब उसके पास पूरे पैसे हैं और अब वो अपने गाँव को आजाद करवा सकती है। नोजिको को एहसास हो जाता है कि उसकी बहन हमेशा से उसकी मदद ही कर रही थी और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। नामी उसे कहती है कि मैं तुम्हें खो नहीं सकती थी। ये सब कुछ सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है कि वो अपनी बहन से ही नफरत कर रही थी। कैप्टन नेजुमी वहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें खबर लगी है कि लुटेरों ने अपना लूट का सामान यहाँ छुपाया है और वहाँ वो खजाने को देखकर कहते हैं कि ये तुम्हारा तो नहीं है, इसे हमें जब्त करना होगा। नामी मना करती है और कहती है ये मेरे हैं। कैप्टन उससे पूछता है कि 10 करोड़ बेरीज तुम्हारे पास कैसे आए। नामी
नामी उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि इसमें 10 करोड़ हैं, और वो समझ जाती है कि कैप्टन को यहाँ पर आरलोंग ने भेजा। नौसेना के लोग पैसे लेकर चले जाते हैं, लेकिन नामी घबराने लगती है कि अगली सुबह तक अगर वो पैसे नहीं देती है तो आरलोंग गाँव वालों को मार देगा। दूसरी तरफ आरलोंग अपनी टोली को स्पीच दे रहा होता है कि इंसानों ने उनके साथ बहुत बुरा किया और अब वक्त आ गया है बदला लेने का। गुस्से में आकर नामी आरलोंग के टोली वाली टैटू पर चाकू घोंपने लगती है गुस्से में, और उसे रोकने के लिए वहाँ लूफी आता है। नामी उसे कहती है यहाँ से चले जाने के लिए, क्योंकि लूफी को कोई अंदाजा नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। फिर वो लूफी से कहती है प्लीज मेरी मदद करो। लूफी अपना टोपी उतारकर नामी को पहना देता है और उसकी नजर जाती है जलते हुए कोको गांव पर, जिस पर आरलोंग की टोली ने हमला कर दिया है। एपिसोड 8 यानी कि आखिरी एपिसोड में कहानी जाती है फिर से फ्लैशबैक में कि छोटी नामी के हाथ पर टैटू बनाया जा रहा था, जिसके दर्द में वो बहुत चिल्ला रही थी। शायद इसी वजह से वो इस टैटू से नफरत करती है। वो आरलोंग के लिए नक्शा बनाती थी और सोने समय उसके पैरों में बेड़ियां बांधी जाती थी, और आरलोंग ने उसे कहा था कि अगर उसे अपने गाँव को छुड़ाना है तो उसे 10 करोड़ बेड़ीज लाने होंगे, चाहे उसके लिए नामी को चोरी ही क्यों ना करना पड़े। अब प्रेजेंट में सुबह हो जाती है और सभी आकर देखते हैं कि कोको विलेज पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और गाँव वालों को भी नोमी के बारे में पता चल चुका है कि वो हमेशा से गांव वालों की मदद ही कर रही थी, क्योंकि कोको विलेज उसका भी घर है। गेंजो और सभी गांव वाले बदला लेने के लिए आरलोंग और उसकी टोली से लड़ना चाहते हैं, भले ही उसके लिए उन्हें जान भी गंवानी पड़े। लेकिन वो सोचते हैं कि आखिर वो फिशमैन्स को हराएंगे कैसे, जिस पर जोरो कहता है सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है। कैप्टन निजुमी से गार्ब पूछता है कि मैंने सुना है कि कोको विलेज में लुटेरों ने तबाही मचा दी है, लेकिन कैप्टन कहता है कि आप सिचुएशन कंट्रोल में है, और वो झूठ कहने लगता है कि स्ट्रॉ हैट पहनने वाला लुटेरों ने कोको विलेज को तबाह किया और उसे ने तबाही मचाई है। लेकिन कोबी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। लूफी और उसकी पूरी टोली पहुंच जाती है आरलोंग और उसकी टोली से लड़ाई करने के लिए, तो वहीं लूफी और नामी जाते हैं आरलोंग का सामना करने के लिए, और उस सॉप को एक फिशमैन पीछा कर रहा होता है, वो भी जंगल में, और बाकी लोगों से सांजी और जोरो अकेले ही लड़ रहे होते हैं। आरलोंग लूफी से कहता है कि इंसानों ने फिशमैन के ऊपर राज किया, क्योंकि वो हमेशा से उनके जैसे लोगों से डरते थे, लेकिन अब इंसानों का राज खत्म हुआ। नामी भी काफी गुस्से में है कि पैसों के बारे में आरलोंग ने ही कैप्टन को बताया, और आरलोंग कहता है कि ये सब तो उसने इंसानों से ही सीखा है, धोखा देना। नामी के बने हुए नक्शे का इस्तेमाल करके वो ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ फिशमैन का राज होगा। आरलोंग लूफी से कहता है कि तुम भी नामी का इस्तेमाल कर सकते थे अपना सपना पूरा करने के लिए। वो अपना हथियार मंकी के गले पर रखता है, जिस पर लूफी गुस्सा हो जाता है और उसका हथियार तोड़ देता है और कहता है नामी कोई चीज नहीं है जिसे मैं इस्तेमाल कर लूं, वो एक इंसान है, उसके कुछ सपने हैं। लूफी नामी से कहता है यहाँ से जाने के लिए। सांजी के बैग में बगी का सिर होता है और वो कह रहा होता है कि मेरा शरीर पास में ही है, मैं महसूस कर सकता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जीतने में मदद करूंगा। उसके बाद बगी अपने शरीर से जुड़ जाता है और वो काफी खुश होता है, लेकिन मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग जाता है। जंगल में उसॉप अपने सीने पर सॉस लगाकर नाटक करता है कि वो मर गया, और वो फिशरमैन वापस जाने वाला था, लेकिन उसॉप अपने स्लिंग शॉट से उस फिशमैन पर हमला करता है अपने बनाए हुए बम से। लूफी भी आरलोंग से लड़ रहा होता है और कहता है कि डेविल फ्रूट से तुम्हें जो पावर मिली है वो भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। लूफी अपने गम पिस्टल पंच करके उसके चेहरे पर मारता है, जिससे उसका सारा दांत गिर जाता है, लेकिन आरलोंग के नए दांत उग जाते हैं। ये सब सोच करके लूफी सच में आरलोंग को नहीं हरा सकता। वो आरलोंग के घर को गिराने लग जाता है। उसॉप भागते हुए जोरो और सांजी के पास आता है, लेकिन देखता है कि उन दोनों ने तो सबको खत्म कर डाला है। नामी भी भागते हुए वहां आती है और बताती है कि लूफी अभी भी आरलोंग से लड़ रहा है, और वो आरलोंग के घर यानी कि आरलोंग पार्क को देखते हैं जो बस गिरने ही वाला है। लेकिन तभी लूफी अपने पैर को स्ट्रेच करके पूरा घर तबाह कर देता है और आरलोंग पार्क यानी कि आरलोंग का घर गिर जाता है। मंकी बाहर निकल आता है और उसे एक खरोच भी नहीं आया, और ऐसा लगता है कि जैसे आरलोंग मर गया हो। इसके बाद लूफी और उसकी टोली गाँव वालों के साथ जश्न मनाने लगते हैं। सांजी अपने हाथ का बनाया हुआ खाना सभी को खिला रहा होता है, और वहाँ नोजिको भी आती है और कहती है कि तुम सही में एक आर्टिस्ट हो, तुम खाने के ऊपर किताब क्यों नहीं लिखते। जिस पर सांजी कहता है कि कोई भी आर्टिस्ट अपना राज नहीं बताता। उसॉप गांव वालों को बता रहा होता है कि कैसे आज वो बहादुरी से आरलोंग और उसके गुंडों से लड़ा और वो खुद को हीरो बता रहा होता है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि वहाँ पर गार्प पहुंच जाता है अपनी नौसेना के साथ। गार्प कहता है सभी को गिरफ्तार कर लेने के लिए। कोबी कहता है इन लोगों ने गाँव को तबाह नहीं किया, आरलोंग और उसकी टोली ने किया है, और कोबी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेगा। हेलमेपो भी इस बार कोबी का साथ देता है, पर कुछ नौसैनिक होते हैं जो लूफी और उसकी टोली को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। गार्प
अपने पोते से बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया कि तुम मेरे नक्शे कदम पर चलो ताकि तुम एक नौसैनिक बनो, लेकिन तुम आखिरकार एक समुद्री लुटेरे ही बने। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और गार्प अपने मुक्के के बाद मुक्के मारने लगता है, लेकिन लूफी अपने दादाजी पर हाथ नहीं उठाता। पर आखिर में वो अपने दादाजी के ऊपर गम गम रॉकेट इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी काम नहीं आता। लूफी कहता है कि आप मुझे जितना मारना चाहते हैं मार लीजिए, मैं अपने सपनों को नहीं भूलूंगा, मैं ग्रैंड लाइन जाऊंगा और वन पीस को भी ढूंढूंगा। और लूफी के हंसी को सुनकर उसे गोल्ड रॉजर की याद आ जाती है। फिर वो अपने नौसेना को ऑर्डर देता है कि आर्लोंग और उसकी टोली को ढूंढने के लिए जो अभी भी घूम रही हैं, उन सभी को जाकर पकड़ लो। गार्प अपने पोते से कहता है कि मैं जानता था तुम अपना मन नहीं बदलोगे, तुम मेरी तरह जिद्दी हो, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम अपना इरादा बदलते हो या नहीं, तुम सही में खुद को पहचानते हो या नहीं। ये कहकर गार्प वहां से चला जाता है। अगले दिन नामी अपनी माँ के कब्र के पास बैठी होती है और उनसे कहती है कि मैंने गांव को आजाद कर दिया, मेरी जिंदगी अब आखिरकार मेरी हुई, अब मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है और मुझे उम्मीद है कि आपको मुझ पर नाज होगा। फिर वहाँ उसकी बहन नोजिको आ जाती है और दोनों बहन एक दूसरे से बात करते हैं। नोमी कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। उसकी बहन उसे कहती है कि एक बात याद रखना कि यहाँ से चाहे तुम कितना भी दूर चली जाओ, वापस आने के लिए तुम्हारा यहाँ एक घर होगा। नामी अपनी माँ के पास संतरे के छिलके से बना हुआ एक फूल रख के चली जाती है। कोबी लूफी के पास आता है और उसे एक बाउंटी वाला पोस्टर देता है और कहता है कि आखिरकार तुम बड़े लुटेरे बन ही गए। ये देखकर लूफी बहुत खुश होता है, यहाँ तक कि लूफी के ऊपर बहुत बड़ा बाउंटी भी लगा है, अब तक का सबसे ज्यादा। दोनों दोस्त गले लगते हैं, लेकिन कोबी को फिर से जाना होगा। लूफी उसे कहता है अच्छे नौसेना बनना, कोबी उसे कहता है तुम अच्छे लुटेरे बनना। लूफी खुशी में पागल होकर आता है और सभी को दिखाता है अपना वांटेड लुटेरा वाला पोस्टर। पर जोरो कहने लगता है कि इससे उनकी मुश्किल और बढ़ने वाली है, क्योंकि सभी की नजर उन पर होगी, क्योंकि लूफी ही नहीं बल्कि वो सब खतरे में हैं। लूफी कहता है चिंता की बात नहीं, हम जल्दी ईस्ट ब्लू छोड़कर जा रहे हैं और हम जाएंगे सीधा ग्रैंड लाइन पर। मकीनो भी लूफी के वांटेड पोस्टर को देखकर मुस्कुराती है और सोचती है कि उसका छोटा लूफी आखिरकार लुटेरा बन ही गया। काया भी न्यूज़पेपर में लूफी के वांटेड पोस्टर को देखती है और उसे कोने में उसका बॉयफ्रेंड उसब भी होता है। जेफ भी अपने किचन में वांटेड पोस्टर लगा देता है। बगी भी खुश है कि मंकी के ऊपर 3 करोड़ का बाउंटी लगा है और कहता है इसे तो मैं ही मारूंगा। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि लेडी अलविदा जो भी जिंदा है और वो कहने लगती है कि अगर तुमसे नहीं हुआ तो मैं उसे मारूंगी। कोबी और हेलमेपो गार्प से आकर कहते हैं कि हम सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन गार्प उनसे कहता है कि तुमने भले मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, लेकिन तुम अपने असूलों पर कायम रहे। और वो उन दोनों को अपने अंदर ट्रेन करना चाहता है और कहता है कि ये ट्रेनिंग ही तुम्हारे लिए सजा से कम नहीं होगी। शैंक्स और उसकी टोली समुद्र के किनारे आराम कर रहे थे, तभी उनसे मिलने के लिए वहाँ मीहॉक आता है और कहता है कि मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया। शैंक्स को वो लूफी वाला वांटेड पोस्टर दिखाता है और ये देखकर शैंक्स बहुत खुश होता है। वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और वो मीहॉक को ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं। लूफी अपने जहाज के ऊपर कुछ संतरे का पेड़ लगाता है ताकि नामी अपने गांव को मिस न करे। नामी को ये बहुत पसंद आता है। वो लूफी से कहती है कि तुम्हारे लिए भी कुछ है और वो उसे जहाज का झंडा दिखाती है, जिसे देखकर लूफी पागलों की तरह खुश हो जाता है। इसके बाद वो सभी इकट्ठे मिलते हैं और वो ये सोचकर अपने जर्नी में आगे बढ़ते हैं कि सांगी ऑल ब्लू को ढूंढ कर रहेगा। जोरो कहता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बन के दिखाएगा। नामी पूरे देश का नक्शा बनाना चाहती है और उसॉप अपनी माँ को याद करके कहता है कि वो समंदर का योद्धा बन के दिखाएगा। इसके बाद वो निकल जाते हैं ग्रैंड लाइन की तरफ और हम लास्ट में एक आदमी को देखते हैं जो लूफी के वांटेड पोस्टर को देख रहा था और उसके पोस्टर को वो अपने सिगरेट से जला देता है। और इसी के साथ वन पीस सीजन 1 यहीं एंड होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।